सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। काज़िम, लड़कियां मिलती नहीं है, कोई देता नहीं है, नहीं देते भी हैं, मिलती भी हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उससे आगे क्या बात है? तुमने शेर के मुंह में हाथ डाला है, उतर के आओ पहाड़ों से, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या असर करता हूँ। तुम्हारी ये जबान जो है ना, मैं गुत्ती से खींच लूंगा। अस्सलामुअलैकुम, ईद की खुशियों में बोल। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। मुझे देखकर, मुदस्सिर को देखकर हैरान मच हुईगा। मुदस्सिर ने मुझे कहा कि आप ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं, आप घर में तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं और आप इतना तैयार क्यों होती हैं? तो ये तैयार मैं हुई हूँ उन लोगों के लिए मुदस्सिर जो वहाँ बैठे हुए हैं। मैंने आपको जवाब अब देना था। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सुमैया, और आज ईद मुबारक कहते हैं तमाम हमारे देखने वालों को, क्योंकि ईद की खुशियों में बोल के साथ आज हम अपने मेहमानों को भी लेकर आए हैं। बड़ी कुछ मज़े की बातें भी होंगी और कुछ अपनों को याद भी करेंगे जो आज हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, और वो आज हमारे साथ नहीं लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। ये भी बात होगी, और वो नाम है पाकिस्तान के, बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू हिंदी समझने वाले लोग हैं उन सब के बहुत ही हरदिल अजीज़ उमर शरीफ साहब, जिनकी रहलत हुई इसी साल में। उनको हम ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं और ईद की इन खुशियों में उनको याद भी करते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपकी खुशियों में शरीक होते रहे हैं और होते रहेंगे। और साथ ही साथ इस ईद का हमेशा की तरह जो सुमैया मकसद होता है कि सबको मिल बैठने का, कुछ बातें करने का, कुछ चीज़ों को याद करने का, और लोगों के लिए इन ईद की खुशियों को दोबारा करने का। जी हाँ, यही हमारा मकसद है। और जिस तरह अभी आपने बात की उमर शरीफ साहब की, उमर भाई की, उन्होंने हमेशा लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, रोते हुओं को हंसाया। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम उनकी यादों को ताज़ा करें, आपको हंसाएं उनकी यादों को ताज़ा करते हुए, क्योंकि हमेशा उनका यही मकसद था कि वो रोते हुए चेहरों पर खुशियां बिखेरें, लोगों के दिल खुशी से भर दें। और जब भी हम उमर शरीफ साहब का नाम लेते हैं तो हमारे चेहरों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगी। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं उमर शरीफ के साहबजादे जवाद शरीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्योंकि पहली ईद है उमर शरीफ साहब के बाद, तो मैं चाहूँगी कि आपसे गुफ्तगू आगाज़ किया जाए, फिर बाकी मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। तो साथ ही बैठे हैं सलीम आफरीदी, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। और ज़ाहिर जब हम उमर शरीफ का नाम लेते हैं तो खुद ब खुद सलीम आफरीदी का नाम आ जाता है। और हमेशा हंसाया है। स्टैंड अप कॉमेडी यहाँ से स्टार्ट होती है, पाकिस्तान से। और बिलाशुबा हमारे पास बेहतरीन कॉमेडियंस, बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियंस हमारे साथ हैं, लेकिन वो अकेले नहीं आए हैं, उनकी बेटी उनके साथ है। जी जी जी, समर आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत से हैं। और आज ज़रा हम हाल जानेंगे किस्मत का। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं मुझसे, और काफ़ी कुछ सियासत में भी हो रहा है और कुछ सियासत से बाहर भी हो रहा है। तो क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है, तो क्या आप भी कुछ जानना चाहते हैं? और मेरे दिल में भी बहुत सारे सवालात हैं, प्रेडिक्शंस करेंगे हमारे साथ। उनसा शाह मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। लग रहा है कुछ ज़बरदस्त लेकर आई हैं, फुल एनर्जी। हमेशा जो है ना एक्साइटेड होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। और आपने बात की कि बहुत ज़्यादा चीज़ें होने लगी सियासत में भी। तो सियासत की हम डायरेक्ट उनसे तो हम मुस्तकबिल जानेंगे कि क्या होने वाला है, उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, लेकिन सियासत में क्या हो रहा है। तो हमारे साथ आज एक सियासी शख्सियत मौजूद है, बल्कि उनकी पूरी फैमिली आज हमारी मेहमान बनी है ईद की खुशियों में बोल के लिए। आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और उनको कह सकते हैं अभी, क्योंकि इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, मेंबर नेशनल असेंबली इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, तो यही बताएंगे कि वो क्या है। और ये हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं, हर ईद पे हमारे साथ। ये तो मैं उनसे पूछूंगा, तो जैसे मिलने आ जाते हैं ना छोटे बड़े एक दूसरे के, तो वो है। उनके साथ भाभी मौजूद हैं साजिदा आफ्ताब साहिबा, और आपको भी बहुत शुक्रिया। और उनके साथ आज उनकी दो साहबजादियाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी वो मौजूद हैं, आबिश आफ्ताब और अरोमा आफ्ताब। उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और उनके साहबजादे अवाब भी हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे भी गपशप करेंगे और जो सियासत के मामलात हैं वो भी डिस्कस होंगे। लेकिन जैसे सुमैया ने सबसे पहले बात की कि हम उमर शरीफ साहब की याद को ताज़ा करते हैं, दिल दुखी है लेकिन इस बात पे मुतमईन हैं। एक होता है ना कि दुख और सुख हमेशा साथ साथ चलते हैं सलीम भाई। तो खुशी इस बात की है कि उमर भाई का इंतकाल हुआ है, लेकिन उनको याद करने वाले लोग न सिर्फ जवाद नहीं,
बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में, जैसे मैंने कहा था, को लोग याद करने वाले हैं। तो इससे बड़ी और कुछ चीज़ नहीं हो सकती है। तो आप देखें कि जो मौजूदा सियासी हालात हैं उसके हवाले से उनके पुराने क्लिप कितने मशहूर कितने वायरल हो रहे हैं। ऐसे तो जब सायरा, आप इस बार ईद तो नहीं मना रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमने आपको दावत दी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हर उस आँख का मशकूर हूँ जिसने मेरे वालिद साहब को देखा, हर उस कान का मशकूर हूँ जिसने उनको सुना, और हर उस चेहरे का मशकूर हूँ जो उनको देखकर मुस्कुराया। मेरे वालिद साहब एक बहुत अजीम इंसान थे और सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया उन्होंने इंटरनेशनली, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जहाँ भी गए अपने से पहले पाकिस्तान को रखा। इतनी मुहिब्बुल वतन इंसान मैंने बहुत कम लोग देखे हैं। मेरे वालिद साहब थे, लेकिन मैं उनका कैरेक्टर ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हकूक़ुल इबाद निभाए हैं, यतीमों की कफ़ालत की है। मेरे जितने भी कज़न्स हैं, जितने भी लोग हैं, सबका लुक आफ्टर किया है। ईद के दिनों में वो बाकायदा हेल्प करते थे सबके हम एक जैसे सबके कपड़े बनते थे, सबका ख्याल रखते थे, सबकी एजुकेशन पूरी की, सबकी शादियां करवाई। तो उनका जो इंसानियत का एलिमेंट है जोड़ के रखते थे, वो जोड़ के रखते थे। और वो रहबर थे, वो हेड ऑफ़ द हाउस थे, और वो एक बहुत मजबूत असाब के इंसान थे। और हम कुछ साल पहले अमेरिका में थे, तो मेयर ऑफ ह्यूस्टन ने उनको ऑनररी सिटीजनशिप दी, एंड ही रिफ्यूज दैट बाय सेइंग कि मेरी नज़र में दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट मेरा हरा पासपोर्ट है। आई विल लिव इन पाकिस्तान, आई विल डाई इन पाकिस्तान। एंड मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को रिफ्यूज़ करें अपने मुल्क की खातिर। तो ईद तो हम इस दफ़ा नहीं मना रहे हैं, और मेरे ख्याल से अब जितनी भी ईदें आएंगी वो उस तरह की नहीं होंगी। और लेकिन जो वो काम किया करते थे उन ईदों में, जो वो काम किया करते थे, जो हमने उनको देखा, जिस तरह वो लोगों की मदद किया करते थे, लोगों के काम आया करते थे, आगे बढ़कर हर चीज़ में, क्योंकि ही वॉज एन अमेजिंग सोशल वर्कर। उन्होंने इतनी NGOs के लिए काम किया है, और मैं उनके साथ साथ मैंने बहुत ट्रैवल किया है, तो मैंने सीखा है उनसे कि किस तरह आपने लोगों के काम आना है, आगे बढ़कर मदद करनी सीखी है, लोगों के काम आना सीखा, इखलाक सीखा, आजी सीखी, रवैये सीखे। उनसे इतना कुछ सीखा है अब्बू से, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उनके नक्शे कदम पे चल सकूं और लोगों की मदद कर सकूं। असल में ये एक चीज़ होती है सलीम भाई कि जिन्होंने वो दर्द देखा और महसूस किया है, वो उस दर्द को जानते हैं कि आज ईद के दिन कैसे किसी की मदद करनी है। तो उमर शरीफ साहब यहाँ से वहाँ जो है ना सारे सफ़र करके, कॉमेडियन होता है, एंटरटेनर होता है, लोग आम सा फील करते हैं, लेकिन असल दर्द वही रखता है। और आप ये देख लें, जो मुश्किल हालात से गुजरा हो उन्हीं में से कॉमेडियंस मिलेंगे। कोई खाते पीते घराने का, फैमिली का कोई फ़र्द कॉमेडियन नहीं मिलेगा, लेकिन जिसने माशरे की वो सच्चाई देखी हो, जो गुर्बत वाली सच्चाई है, जो मुश्किलात वाली सच्चाई है, ऐसे ही शख्स कॉमेडियन। क्योंकि मेरा अपना एम यही था कि मैंने हंसाना है। मुझे अब आसपास इतने दुख नज़र आते थे लोगों के, तो मैं, लेकिन यहाँ आज मुझे अभी ईद और उमर भाई के हवाले से एक बात याद आ गई कि मेरी कोई 25-30 साल मुसलसल उनके साथ गुजरे, और ईद के दिन भी गुजरे, तो मुबारकबाद चलती रहती थी, और बस ठीक है। लेकिन मुझे उनसे डॉलर में ईदी लेने का एजाज़ हासिल है। अच्छा। हाँ, तो एक ईद हमने पाकिस्तान से बाहर मनाई थी, कोई सैन फ्रांसिस्को में थे हम लोग, तो वो बकरीद थी, तो सबको ईदी थी। मैं उनका बड़ा चहीता था। तो सबको 10-10, 20-20 जो भी ख़वातीन भी थी आर्टिस्ट, मुझे $100 दे कर ये तेरे। अच्छा, वो बड़ी खुशी हुई और वो बड़े काम आया, और वो बड़े यादगार $100। तो वो उन्होंने पहली दफ़ा मुझे तो रख लिया होगा संभाल के जब तक वहाँ रहा, फिर तो बेगम के पास रख दिया था, उन्होंने किसी दुकानदार के पास संभाल के रख दिया। उनके पास संभाल के रखवा दिया। ये अच्छा है। लेकिन ईदियों का मामला, हम जैसे एक बड़ी अच्छी बात है कि ईद के दिन जो लोगों की मदद है, बल्कि ईद से पहले ही वो बड़ा ज़रूरी होता है। आफ्ताब जहांगीर साहब भी हमारे साथ हैं। आफ्ताब साहब, ये ईद की खुशियाँ, वैसे तो हम, ये सबसे बड़ी खुशी है कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठे हैं, ये सबसे खूबसूरत एक लम्हा होता है कि मैक्सिमम आप टाइम दे रहे होते हैं, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन इन खुशियों को और दोबाला होते हैं जब हम अपनों से मिल रहे होते हैं, और उन मिलने के साथ हम उन लोगों को भी देख रहे होते हैं जो शायद समझते हैं हम कि अल्लाह ने हमें इतनी इस्तात दी, इतनी ताकत दी, और ये हमसे नीचे हैं, और अब हमारा फ़र्ज़ है कि उनके साथ काम हो। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका। मैं तो बोल को अपना फैमिली मेंबर समझता हूँ। बिल्कुल। मैंने वो बड़े भाई होने का नाता, मैंने कहा कि मैं छोटे बहन भाइयों से आके मुलाकात करूँ ईद के दिन। बहुत आपको और आपके ज़रिए जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको ईद मुबारक।
तो ये बहुत बड़े आदमी थे उमर शरीफ साहब, और ये अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएगा। जिस तरह उन्होंने लोगों को यहाँ हंसाया है, यकीनन वहाँ पर वो खुश हो रहे होंगे इंशाअल्लाह। समझे ना, मैं समझता हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं उनको भी वो इसी तरह एंटरटेन कर रहे होंगे जिस तरह पाकिस्तान में और दुनिया में करते थे। अच्छा, ये जो फैमिली के साथ टाइम है, बोल भाई, मैं आपका मुदस्सर भाई आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप मुझे मौका दे देते हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम गुजार लूँ, तो वरना नॉर्मली हो नहीं पाता। लेकिन फिर तो बच्चे हमें बड़ी दुआएं दे रहे हैं। हाँ, नहीं दुआएं नहीं दे रहे होंगे मुझे मालूम है। अच्छा, तो मैं अभी जब आ रहा था तो कुछ दोस्तों को मैं छोड़ कर आया था गैराज में, मैंने कहा इधर बैठो तुम लोग, मैं अभी गया अभी आया। तो वो बस ये है कि कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन आप लोगों की वजह से टाइम मिल जाता है, और एक खुशी जो है आपके ज़रिए पूरे पाकिस्तान के साथ और दुनिया में और देखने वाले व्यूवर्स हैं सारे जो बोल के चाहने वाले हैं, उनके साथ ईद मनाने की एक खुशी होती है वो। अच्छा, आज ना कोई आम ये चिट चैट नहीं होगी, जैसे हम आपको देखते हैं कि भाई शोज़ में लिया और बड़े सीरियस सवाल होंगे, सीरियस, क्योंकि पॉलिटिक्स में पता है पॉलिटिक्स में सबको दिलचस्पी होती है, लेकिन आज ना मुदस्सिर कुछ डिफरेंट सवाल आते हैं। मुदस्सिर ने पर्चा छुपा लिया। नहीं, मेरे पास जो है वो शायद आपके पास नहीं है, मैं इसलिए छुपा लिया। हाँ जी, और कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि हमारे लिए तो खुद आप पढ़ के हंस रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या कर रही है। मैं हंस रही थी क्योंकि कुछ सवालात मेरे लिए बड़े अजीब थे, लेकिन खैर हम वाक़ईतन कुछ सवालात करेंगे ऐसे जो शायद इनके लिए भी नए हों और इनके लिए भी बिल्कुल नए हो, और हो सकता है कि हम इनकी बात इनसे करें और इनकी बात इनसे करें, ये भी हो सकता है। लेकिन थोड़ी प्रेडिक्शन में करवा लूँ पहले, ज़रा ना, बड़ा ज़रूरी है। जो इतना पॉलिटिकल माहौल है ना, सियासी माहौल इतना गर्म हुआ और पूरा रमज़ान जो हमारा गुजरा, एक तरफ हम रोज़े रख रहे हैं और एक तरफ ये जो क्योस फैलाया ना इन लोगों ने उसको हम लोग सारा, हम दोनों ने, और बल्कि हर चैनल में बैठे हुए एंकर्स ने भुगता। तो ज़रा उनसा से एक दो सवालात मैं करना चाहती हूँ जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो कराची जलसे में और जलसों में, पेशावर, लाहौर, सब जगह एक ही बात हुई कि 90 दिन में ना हल्फ उठाएंगे इंशाअल्लाह इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म का। तो ज़रा बताइए ना, आपकी कार्ड्स क्या कहते हैं? 90 दिन में होगा, 6 महीने में होगा, कब होगा? देखिए, क्या होगा भी या नहीं होगा? बोल न्यूज़ पर मैंने पूरा रमज़ान जो है जी बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें मैंने, मुझे याद है कार्ड्स अभी भी जो रमज़ान में आए थे इमरान खान साहब के लिए, गवर्नमेंट के लिए, और यही थे कि फेम उनका उनमें इजाफा होगा, तो अवाम में मकबूलियत जो है वो बढ़ती जाएगी। चाहे, हालांकि तब मैंने प्रेडिक्शन की थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद मैंने कहा था कि सीट उनकी जा सकती है लेकिन उनकी मकबूलियत में कमी नहीं आएगी, बल्कि दिन ब दिन इजाफा होता जाएगा। सही। और जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे तो भी मैंने स्काइप पे प्रेडिक्शन की थी कि किंग ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड आया था इमरान साहब का, इमरान खान साहब का। तो मैंने कहा था कि उनकी पोजीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती जा रही है दिन ब दिन, और आप देख रहे हैं कि अवाम, चाहे सोशल मीडिया हो, नहीं अवाम में तो वो मकबूल हैं, लेकिन तो अवाम में मकबूल होंगे या नहीं, वहाँ जाके वो वज़ीर आज़म बनेंगे। अवाम ये बताएं आप, अवाम में जाएंगे ये नहीं। उम्मीद पे पीटीआई कायम है। हाँ 90 दिन, 6 महीने, 1.5 साल, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स? और हाँ है भी या नहीं, मैं सवाल। देखिए, कार्ड्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं बहुत ज़्यादा इस दौरान जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। अब कार्ड्स मैं आपको शो कर देती हूँ। सोर्ड्स के तमाम कार्ड्स हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, तलवारें ही तलवारें हैं, 8 ऑफ सोर्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है। और ये कार्ड्स जो कहते हैं मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी जब तक इलेक्शंस नहीं होते। बहुत ज़्यादा गड़बड़, यानी कि लड़ाई झगड़े फड्डे आपस में, अपोजिशन के, गवर्नमेंट के, पॉलिटिक्स में, आपस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होंगे, चैलेंजेस होंगे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, चाहे वो 90 दिन में हो, चाहे वो 6 माह के बाद हो। लेकिन उस दौरान जो लेकिन कार्ड्स ये कह रहे हैं कि 90 दिन में होंगे या 6 माह में होंगे, कुछ बता रहे हैं? मुझे लगता है कि 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए, मतलब 90 दिन के अंदर नहीं, लेकिन 90। और इमरान खान ही होंगे वजीर आज़म? ये देखें, ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये तो नहीं, ये तो बताएं, ये सब जानना चाहते हैं, ये तो बताएं। हाँ देखिए दोनों शहबाज शरीफ साहब बहुत दिल से जानना चाहते हैं बात। चलिए, इमरान खान का नहीं बताया, उनकी मिसेज का बताया, खातून अव्वल होंगी ना। ये तो आप जो है ना कान को उधर से पकड़ रहे हैं। आफ्ताब साहब, ये इमरान खान साहब की मकबूलियत तो बहुत ज़्यादा हो रही है, अब आप असम्बलियों में भी उस तरह से मारल नहीं है, तो ये अचानक जो फैसला हुआ, सही बताएं आप कि ये ज़बरदस्ती लिए गए आपसे इस्तीफ़े? ईद वाले दिन तो आप ईद ही दे देना, बता दें। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ कि खान साहब ने बिल्कुल कभी हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की किसी भी मामले में, हमें बहुत फ्री हैंड दिया।
और जब हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होती है ना, तो उसमें हमें पूरी इजाज़त होती है। और मैं तो ख़ास तौर पे, मुझे तो वो इशारा करते, मैं अपनी बात पूरी तरह रखता हूँ। मैं चैनल्स के ऊपर भी जब गुफ्तगू करता हूँ तो मैं उसके ऊपर ये नहीं होता, जहाँ कमज़ोरी है उसका भी जिक्र किया जाता है और जहाँ पर हमारी स्ट्रांगनेस है वो भी। जैसे भी आपने मजाक की बात की, तो हमारी जो लास्ट पार्लिमानी मीटिंग हुई तो हम उसमें बैठे थे, तो प्राइम मिनिस्टर खान साहब जो हैं, मैं नॉर्मली उनको खान साहब ही कहता हूँ, तो खान साहब बैठे हुए थे, तो थोड़ा सी संजीदगी का सा माहौल था। शाह महमूद कुरैशी साहब का इंतज़ार हो रहा था कि वो अभी आए नहीं थे, तो मैंने ऐसी वो हुआ तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि भाई मैं समझे कि मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा भी बोलो। तो मैंने कुछ बातें की, तो उसके साथ मैंने एक बात की जिस पे वो बड़े कहका लगा के हंसे। मैंने कहा खान साहब एक बात का मैं आपको बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 21 साल हो गए मुझे मेरी बेगम रुलाती है रोज़, और आज आपने मेरी बेगम को रुला दिया, समझे ना। तो वो उसी दिन इत्तेफाक से इन्होंने एक वीडियो अपना उस फेसबुक पे जारी किया था वो, और बड़ी वो, तो उस पर बड़ा कह लगा, कहता यार चलो ये काम तो मैंने कर दिया ना तेरे लिए। तो लेकिन ये कि मैं ये कहता हूँ कि आप यकीन करें, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये नहीं कि मेरा ताल्लुक़ उस खान साहब के साथ है, PTI के साथ है। आप कभी मुलाकात आपकी हो तो आप देखें कि जब आप उनके पास जाते हैं तो आपको एक कशिश, एक ताकत मिलती है। वो बड़ा वायरल हुआ एक मेरा फेसबुक वगैरह पे भी, और इस पर जब मैंने उनसे हाथ मिलाया तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर एक नई एनर्जी है। करिश्मा तो है इमरान खान साहब, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल बहादुर शख्स है। और एक आपके वालिद ने तो उनके लिए बड़े प्रोग्राम किए हैं, समझे ना, बाहर बड़ा तो। लेकिन जैसे मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इमरान खान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, वो एक बहादुर शख्स है। वो हमें सीना तान कर गर्दन उठाकर चलाने की बात करता है, वो झुकाने की बात नहीं करता। बिल्कुल सही बात है सर, आप तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी भी एक मुलाकात है। तो हॉलैंड में कोई हमने उनका शो किया था, तो फिर वो डिनर रखा गया था, तो वहाँ उनसे 1 to 1 मुलाकात भी हुई, सारे खा पी रहे थे। तो मुझे याद है कि जब सियासी पार्टी भी नहीं बनाई थी उन्होंने, PTI, और उस मुलाकात में मैं उनका इतना फ़ैन हो गया, क्योंकि उनकी बातों में जो वज़न था, जो आज वो बातें कर रहे हैं, वो आज से 27 साल पहले जब भी वो कर रहे थे, सियासी करियर के लिए शुरू भी नहीं हुआ था सारा करप्शन, हाँ करप्शन के हवाले से मुख्तलिफ लीडर्स का नाम ले रहे थे, और फिर उन्होंने बाद में साबित भी किया। और फिर वो जद्दोजहद, 27 साल की जद्दोजहद के बाद मैं उनको देखता हूँ, वो मुकाम देखता हूँ, तो यकीनन आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार इस आदमी ने उस वक्त दावा किया था, उस वक्त जो कहा था, आज भी उस बात पे कायम है। और उसके बाद मैं हमेशा से, यानी कि आपको भी लगा कि अनफेयर हुआ है। हाँ देखते हैं खान साहब बहरहाल अब वज़ीर आज़म, ये तो अब जिन्होंने किया उनको भी लग रहा है सही। अच्छा जवाब ये आपने अभी एक जुमला कहा कि वो, ये यकीनन सही बात है कि वो इस वक्त वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन दिलों के वज़ीर आज़म। सर आज आपको कौम ने बताया, अभी उन्होंने भी प्रेडिक्ट की कि कौम ने जिस दिन हुआ अदम एतमाद हुआ, उस दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर, कराची रमजान में जो कराची में पूरे इंग्लैंड के अंदर उस जगह पर भी लोगों एहतजाज के लिए निकले जहाँ थोड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। इटली जैसी जगह पे हर जगह बंदे निकले। तो ये एक वो करिश्मा है कि जो मैंने ख्याल में इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं चले थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक चीज़ खान साहब पर यह भी तो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि खान साहब बाकी पार्लिमान को तस्लीम ही नहीं करना चाहते हैं। बाकी का जो मैंडेट है, मतलब 1.25 करोड़, उनको भी तस्लीम नहीं करना चाहते। ये भी खान साहब पर हो रहा है। देखिए, एक होता है हारना, और वो मेरे क्योंकि बहुत सारे दोस्त थे, ये आमिर मलिक, रमीज़ राजा, ये वसीम, मोइन खान वगैरह सारे दोस्त थे मेरे, तो वो बताते थे कि इमरान खान के अंदर, उसको स्कीपर कहते थे कि उनका एक कमाल ये था कि हमें पता होता था कि हम हार रहे हैं, हमारे चांस नहीं है जीतने के, लेकिन वो कहता था नहीं हम जीत रहे हैं। उसको पाकिस्तान की हार बर्दाश्त नहीं है। वो मतलब इतने पावरफुल हिसाब का मालिक है, स्पोर्ट्समैन है वो। लेकिन देखें, एक होता है हारना, एक होता है हरवाना, इसमें बड़ा फ़र्क है। वो जो मैच फिक्स होना जो है ना, उसमें और जेन्युइन मैच हारने में बड़ा फ़र्क है। एक तारीफ में कहूँगा कि हारने के बाद उन्हें जीतना बहुत जोर से आता है। कसम से जो है मैच उसके आगे थोड़ा चलते हैं। मैं जरा बड़ी मुश्किल से ईद आई है, मैं रोजाना पॉलिटिकल बड़ी मुश्किल से पॉलिटिकल से थोड़ा सा हट जाते हैं। अच्छा, जरा मैं चाहूंगी कि क्योंकि जो हमारे साथ हैं, थोड़ा सा हम उमर शरीफ साहब की और बातें करें, क्योंकि उमर शरीफ साहब को
आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव में जानते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो एक वालिद की हैसियत से कैसे, थोड़ा सा बताया हमें जवाद ने कि ज़ाहिर है कितना नरम उनका दिल था, कितना सोशल वेलफेयर के काम वो करते थे। लेकिन देखिए बाप जो होता है ना अमूमन ऐसा होता है, थोड़े से सख्त होते हैं, माएँ थोड़ी नर्म होती हैं। आपका ताल्लुक कैसा था वालिद के साथ? मेरा बहुत अदब का ताल्लुक था। अच्छा। बहुत रिस्पेक्ट का, मैंने आज तक कभी उनके आगे नहीं बोला। कभी लाड किए, लाड करते थे? तो वो बहुत हमें शहजादों वाली जिंदगी दी उन्होंने। वी आर बोर्न विद अ गोल्डन स्पून इन आवर माउथ। और उन्होंने हमें ये वाला लाड नहीं कि जिद करके कुछ मनवाया हो कभी? मैंने या उन्होंने? आपने? मैंने तो बहुत दफ़ा जिद किया। मतलब वो ऐसी शख्सियत थी अब्बू के। देखिए मैंने उनसे ना इश्क किया है। आप कहें कि लोग प्यार करते हैं अपने वालिदैन से, मैंने इश्क किया। और जब आप किसी से इश्क करते हैं तो उसकी कोई ना कोई अदा आप में आ जाती है। तो अब्बू को इतना फॉलो किया है, मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन भी हूँ, उनका बेटा भी हूँ। और मैं उनको ये कहता था कि मैं आपको सबसे ज़्यादा पसंद इस दुनिया में मैं करता हूँ। और वो हंसते थे इस बात पे, क्योंकि हमने बहुत ट्रैवल किया है। अब्बू के जितने भी आप ड्रामाज उठा कर देख लें, उसमें एक सोशल मैसेज होता था सोसाइटी के लिए। जितने भी मसाइल हमारे मुल्क में हैं, अब्बू बहुत शुगर कोटेड तरीके से वो अपने ड्रामों में लोगों तक पहुँचाते थे, बात करते थे। और मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब ने मेरी दादी की बड़ी खिदमत की है, यानी कि अपनी माँ की। मेरे अब्बू दिन में शूटिंग करते थे, रात को लाइव 2 शोज़ करते थे। उसके बाद घर आकर 1 घंटा मेरी दादी अम्मा के पैर दबाया करते थे और रोज़ पैर चूम कर जाते थे कि मेरी ज़बान में ये रवानी कायम रहे जिस तरह मैं बात करता हूँ। और उसी की निस्बत से उन्होंने माँ हॉस्पिटल भी बनाया, जो हॉस्पिटल उन्होंने बनाया। और मैं एक लाइन यहाँ पे बताना चाहता हूँ सबको कि जब मेरी दादी का विसाल हुआ, अब्बू थिएटर कर रहे थे यहाँ कराची में। उनको जब पता लगा, लाहौर आए और आकर जब उन्होंने देखा तो मुझे कहने लगे, यार मैं दोबारा अब ये चेहरा कभी नहीं देखूंगा जवाद, तो तुम एक पेन पेपर लेकर आओ। मैं पेन पेपर लेकर आया। उन्होंने एक लाइन लिखी जो मैं सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा कि मेरी आंखों को तेरी आदत है, मेरी आंखों को तेरी आदत है, तेरा चेहरा मेरी इबादत है, तू दुनिया में है रब की पहचान, मेरा ईमान है मेरी माँ। ताहिर ये कोई छोटी बात नहीं है कि वो लोग जो कि पूरी दुनिया में मशहूर होते हैं, लेकिन अपनी फैमिली को वो किस तरह लेके चलते हैं, बच्चों की तरबियत कैसी होती है, और फिर सबसे बढ़ के अपना प्रोफेशन भी लेके चलते हैं। अभी उनका एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसमें प्राइम मिनिस्टर है और अमेरिका से एक फोन आता है। हाँ जी, तो थोड़ी हम फन चिट चैट भी करेंगे और समझ भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ यहाँ पर ज़ाहिर जहांगीर साहब के बच्चे मौजूद हैं, बहुत ही मजे के, और कुछ टंग ट्विस्टर्स भी मेरे पास मौजूद हैं और कुछ सवालात मुदस्सिर के पास भी। लेकिन उससे पहले मेरे पास ये ऑर्डर है कि ब्रेक लेते हैं। ओके। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मजीद बात होगी। ईद की खुशियों में बोल, हमारे साथ रहिएगा। ज़ैन बलोच जबरदस्त भाई, ज़ैन बहुत शुक्रिया ज़ैन, ईद मुबारक आपको। ज़ैन बहुत अच्छे भाई, माहौल बना दिया ईद का, बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, ज़ैन सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे थे आफ्ताब भाई, मैंने देखा। नहीं, हमने भी बहुत एंजॉय किया, बड़ा जबरदस्त, और क्या एनर्जी है माशाल्लाह, जबरदस्त। ये आजकल के बच्चे वैसे बड़े टैलेंटेड है सुमैया, और हमारे पास भी बड़े बच्चे टैलेंटेड इधर भी बैठे हुए हैं, और इधर समर है हमारे साथ, जो साहबजादी हैं वो भी। तो हम कुछ बच्चों से भी गुफ्तगू करते हैं। तो आबिश, आप बताइए कि पापा तो पॉलिटिक्स में मसरूफ़ बहुत होते हैं, आप अपनी स्टडीज़ में सब, तो आपको भी शौक़ है पॉलिटिक्स में, और बाबा के जो लीडर हैं इमरान खान आपके भी हैं, कभी मुलाकात हुई आपकी? हाँ, मुलाकात हुई थी 2019 में, और शौक़ है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ है पॉलिटिक्स में आने का। हाँ। अच्छा, तो ये देख देख के हुआ है या खुद से ही है, या इमरान खान साहब इंस्पिरेशन है, इस वजह से हुआ है? आई थिंक इमरान खान इंस्पिरेशन है। ओके, ये दोनों भी अग्री करेंगी कि अभी रिसेंट जो रमज़ान में सारे इश्यूज हुए, उससे हर घर में एक बच्चे के अंदर से पॉलिटिशियन जा रहा है कि हुआ क्या है, ये क्या हो रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे सवालात कर रहे होते हैं, क्या हो रहा है। अब सब में बहुत, पहले इतना नहीं था, और आई डोंट थिंक सो कि हम जब छोटे थे तो इतना कोई शौक नहीं था। हमारे घर में इतने हर वक्त इतने टॉक शोज देखे जाते हैं, देखने का या उसका ना, बल्कि उसमें से वो खत्म ही हो गई, माहौल ही ऐसा बन गया। अच्छा, अब ये पहले चिढ़ते थे बच्चे ना, अम्मा क्या है बाबा हर वक्त टॉक शो पे, और उसके बाद फिर रिपीट में भी देखें, हम कब अपना ड्रामा देखें। घर में ना वो एक भी संजी जा रही है, एक आ रही है, बात तो ऐसा भी हुआ कि 2-2 3-3 खड़े। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। तो एक वो टाइमिंग के साथ ना ठक तो ये कहते हैं यार ये हमारी तो सारी लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई है। हाँ, लेकिन वो अभी तक हम इतने मॉड नहीं हुए कि बच्चे कमरों में टीवी देखें ना, सही इसलिए लाउंज में रखा है कि एक वही फैमिली, ये बड़ी अच्छी बात। तो लेकिन अभी रिसेंटली ये सब जो रमज़ान से पहले, और मैं तो खैर हूँ ही, मेरा ख्याल है फर्स्ट जो इमरान खान ने अपना वोट
डाला था ना बॉक्स में, तो उसके साथ दूसरा जो था वो मेरा हो। यानी मैंने जब अपनी जिंदगी का भाई ये बिल्कुल फैमिली पीटीआई का याद भी था उसको। हाँ, मैंने उनको जब हमारी मुलाकात हुई तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा खान साहब दूसरा वोट शायद मेरा ही और आप आए थे तो उसने कहा हाँ बिल्कुल मुझे याद है, मैं 95 के अंदर जो है वो शौकत खानम की फंडरेजिंग के लिए आए थे आपके कॉलेज में आए थे, मैं उस वक्त टीचिंग करती थी। चले जबरदस्त। अच्छा समर से भी जरा बात करते हैं। समर, यहाँ तो बात हो गई कि जी पॉलिटिशियन हैं घर में तो वो फीलिंग है, लेकिन आप सलीम आफरीदी की साहबजादी हैं, तो आपने क्या सोचा है, आपको भी इस तरफ आना है या नहीं? ये भी हर वक्त मजाक करती है। हाँ, करती है, वैसे लग नहीं रहा मुझे, बड़ी खामोश लग रही है। हाँ, मैं खामोश मिजाज भी हूँ लेकिन फन लविंग भी हूँ। अच्छा, कहीं बैठती हैं तो तफरी लगाती हैं बाबा की तरह? बहुत फ्रेंड्स के साथ। समर बड़ी टैलेंटेड है हर शोबे के हवाले से, और सियासत में भी दिलचस्पी। मैं इनको ये जलसे में जाना चाह रही थी, लेकिन मैं जलसे की चांद रात को ले गया था। तो बड़ा वो ये घर की जो गैदरिंग्स होती हैं उसको लीड करती है समर। अच्छा, तो यानी कि रौनक है आप महफिलों की। जी, तो क्या करने का सोचा है आपने, मुस्तकबिल में क्या सोचा है? अभी तो फिलहाल स्टडीज़ पे ही फोकस करना है। आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, सही, बैचलर्स कर रही हूँ फिजियोलॉजी में। ज़बरदस्त। और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। ओके, अच्छा जी। ट्यूटोरियल्स डालती हैं सोशल मीडिया पे? अभी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस है, लेकिन दोनों ट्रांजिशन वीडियोस वगैरह डाल लेती हैं? करना है मुझे ये। ओके, अभी मैंने पेज बनाया है, अब मुझे उस पर वर्कआउट करना है। लेकिन मेरे पास बड़े अमेजिंग सवालात हैं मुदस्सिर, और वो सवालात आपके लिए भी हैं, आपके लिए भी हैं, और आप सबके लिए हैं। अच्छा, एक सवाल ऐसा है जो मैं थ्रो करूंगी, जिसके जहन में जो आए वो बताए, जवाब मैं आखिर में बताऊँ, ठीक है? चले उस सवाल को देख के मुझे बहुत हंसी आ रही है, तो सवाल से पहले आप खुद ही हंसी जा रही हैं। अच्छा, चले जी, सवाल ये है, ऐसी कौन सी बला है जो सबके पैसे खा जाती है लेकिन उसके बावजूद लोग उसका ख्याल बहुत रखते हैं? बेगम। ये इनके जहन में आया। शुक्र है आपकी नहीं है, हमारी तो अब भी सामने बैठ के शो देख रही है। ये वैसे बाद में ख्याल है वो घर में देख रही होती। नहीं, ये वैसे मेरे निकल गया है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। कौन हो सकता है? वो हमेशा कहते थे कि बेगम जो है ना, बेगमों के लिए शौहर हमेशा ATM कार्ड होते हैं, तो वो उनको जब बला का नाम देते, मतलब बला नहीं, आपने कहा पैसे खा लेते लेकिन ख्याल नहीं, इन्होंने बोला ना बेगम, फौरन छूटते के साथ पूछ लेते। आफ्ताब भाई आप बताएं ये सवाल का क्या जवाब होगा? ख्याल जवाब तो बिल्कुल आपने सही दिया। अच्छा, आप पे भी देख लें, लेकिन ये जवाब देने कि मैं ये समझता हूँ कि अगर समझदार बेगम हो और तो फिर वो बला नहीं होती, वो रहमत होती है। और मेरी ताकत जो है, जी जी, ये वो हम समझ रहे हैं, आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरी ये ताकत है, ये मेरी फैमिली जो है, ये मेरी ताकत है, मेरे बहन भाई मेरी। लेकिन जरा सलीम तो भाई जरा लेकिन ये कि अगर मिज़ा के तौर पे लिया जाए तो वो बेगम वाले मामला ठीक लगते हैं। जो जहन में आया ना वो बताएं, मिज़ा को ना लिया जाए। जाती बेगम बहुत अच्छी है। जाती बेगम क्यों? जाती बेगम थोड़ी बिला होती, यूं करके बता दें वाली बेगम वो नहीं बिला होती। और मैं आपको बताऊं अपनी बेगम के हवाले से कि औरत जाहिर है बहुत कीमती चीज़ होती है घर के लिए, घराने के लिए। और मेरी बच्ची में इतना कॉन्फिडेंस है इसमें, जो अब मेरे सामने जैसे ये हैं, वालिद के सामने नहीं बोलते थे, लेकिन बेगम जो है मेरी सारा कॉन्फिडेंस दिया है बेटियों को, और जो करना चाहती हैं अच्छी बात है उसके लिए। और ये मैं आपको बताऊं, ये शायद पता नहीं गाए नहीं गाए, लेकिन सिंगर भी बहुत अच्छी है। ओके। और बहुत बड़ी बात ये है कि उमर भाई के सामने, उमर भाई जैन है हमारे साथ, तो कर लेंगे कुछ ऐसे अभी थोड़ी देर में, है ना जैन? तो है ना, कंपटीशन हो जाए। गाए ना गाए, मैं एक मिसाल दूंगा आपको। उमर शरीफ साहब के सामने अक्सर लोग कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, लेकिन घर की गैदरिंग में जब वो बुलाते थे, घर में हर महीने कोई ना कोई महफिल होती थी, तो बेगम ने मुझे बताया, अब वो हर एक से गाना गवा रहे थे, मेरा गाने से दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने कहा, मेरी बेगम ने, मिसेज ने बताया कि समर को गवा लीजिएगा। जब इसने गाया है तो उमर भाई खुद यूं देखते रहे मुसलसल। अच्छा। और ये जरा भाई ये तो हो जाए बस, अब हो गया। फिर आप जवाब ले लें, उसके बाद हम सबके जवाब थे बेगम बेगम। वैसे बहुत ही बुरी बात है वैसे ना, ये भाभी आप देख रही है ना, इसका जवाब बेगम नहीं है, इसका जवाब है पर्स, आपका बटवा, जिसमें आपके पैसे होते हैं। ये बला है जो पैसे खा जाती है, लेकिन इसको संभाल के रखते हैं लोग। तो ये था इसका जवाब। अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ। वहाँ माफी मांगे घर जाके। अच्छा, और सवाल हैं तो अच्छा, एक और वो बला, दोबारा बला आ गई है,
तो एक और सवाल है। बलाओं के सवाल रखे हुए आपने? मैंने नहीं रखे, ये तो हमारी टीम ने हमें दिए हैं। तो हाँ जी, तो एक और बला आ गई है। और ऐसी कौन सी बला है जो इंसान का गला दबा देती है लेकिन इंसान को पसंद बहुत करता है? फिर वही जवाब तो मैं देना नहीं चाहता, लेकिन आपके सवाल का मतलब मैं तो सिर्फ इतना कहूँ कि समझ तो गया हूँ। क्या सिद्रा भाभी आप सुन रही हैं ना, बस ये घर आ जाए ना, बस फिर खैर नहीं है इनकी। यार ये क्या जवाब होता है इसका? जवाब बताएं। एक ऐसी बला या कोई ऐसी शय जो इंसान गला दबा देती है लेकिन इंसान उसको पसंद बहुत करता है। मैं वैसे पहुंच गया हूँ, मैंने घर भी जाना है। भाई यही जवाब है। अब साहब भाई आप बताएं। वैसे बच्चों के ज़हन में इन्होंने पहले पर्स का है तो अब शायद हार होगा। हार गलत तो नहीं दबाता? नहीं, वो कोई गलत बात है, जब थोड़ा सा दबा दे आदमी गुस्से में तो पीछे से उसकी रस्सी खींच ले तो कौन कौन से आइडियाज आ रहे हैं। वैसे ये हार के करीब करीब मैं पहुंच गया हूँ। ये टाई तो नहीं? हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये वैसे क्लू आपने दिया कि हाँ गलत में वो हो सकता है ना, थोड़ा सा टाइट था ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ टंग ट्विस्टर्स हैं हमारे पास? अच्छा, आपके पास हैं टंग ट्विस्टर्स? नहीं, आप मेरे पास सारे टंग ट्विस्टर्स हैं। अच्छा, कुछ टंग ट्विस्टर्स हैं जो हम खेलेंगे अपने तमाम लोगों के साथ। और पहले मैं यहाँ से टंग ट्विस्टर करूँगी और आपने ये पहले मैं बताऊँगी और फिर आपने टंग ट्विस्टर मतलब जल्दी जल्दी बोलना है। नज़र ने नज़र को भर कर देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। जितनी बार आप बोल सकें। नज़र ने नज़र को भर कर देखा, नज़र की नज़र को नज़र लग गई। तो इसमें मोटरसाइकिल मिलेगा? बाहर खड़ी भी ले जाएगा। नजर ही नजर में नजर ने नजर से कहा, नजर ना मिलाना नजर की कसम, नजर को नजर लग जाएगी। वाह वाह भाई, ये उससे भी आगे हो गया। ये आगे, ये अप लेवल हो गया। ये 10 में से 20 नंबर है। अच्छा, अब आपके लिए टंग ट्विस्टर मुश्किल वाला करो। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। जो लाख समझने पे ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। वो तो मैं ही सियासतदान हूँ भाई, ईद का दिन है, कोई हल्के हल्के सवाल करो, इतने मुश्किल। समझ समझ के समझ के समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी टीम में इस तरह। देखिए, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। अच्छा, अब कुछ ऐसे हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जो हम क्विकली करेंगे। रैपिड फायर मींस जल्दी जल्दी जवाब देना है। तो अब यहाँ से शुरू करूंगी। अच्छा, ठीक है। कोई भी शख्सियत, कोई भी पर्सनैलिटी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मीरा। ओके ओके मीरा जी। अच्छा जी, उन्हीं को तो आता है। हाँ जी। अंधा क्या चाहे दो आंखें? शहबाज शरीफ। ओए होए। मैं भी यही बोलने अच्छा जी, आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो वो तो मेरे ख्याल में जरदारी साहब हैं। अच्छा है? मुझे तो लगता तो है एक जरदारी सब पे भारी। रहमान। हाँ, यूं कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल 100% सही सही, ये जवाब ठीक है। अच्छा जी, आधा तीतर आधा बटेर। सलीम अफरीदी। क्यों क्यों? मैं जल्द करीब मेरे बैठे हैं, यही सोचिए ज़हन में। ये नेगेटिव है। नहीं 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 है क्या? नहीं, जिसका कोई मिजाज ही ना हो। बिल्कुल ही, वो तो ये आपने हुआ ना, इनका बहुत अच्छा मिजाज है। लेकिन ये जिस तरह का आपने मुहावरा बताया उस हिसाब से मेरे करीब में ये बैठे हैं, तो मेरी नज़र में सलीम। मतलब आपको कुछ समझ नहीं आया तो आपने कहा यही है? यही है, बिल्कुल जान छुड़वाने वाली बात कर ली। नहीं, इनके हिसाब से मेरे ख्याल से जो तर्जुमा मैं कर सकता हूँ कि मैं उमर शरीफ भाई को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी झलक उनकी मेरे में भी आई है, जो मेरी W11 कैसेट ने धूम मचाई। नो डाउट, नो डाउट, जबरदस्त जबरदस्त। आप जो है वो खुद से उठा के कहीं ना कहीं ले गए हैं। ये आप वैसे समझदार आदमी हैं। बच्चा अपना ही है ना, अब कवर भी तो करना है ना। अच्छा भाई, सिचुएशन के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले आपसे कि आपके 3 दोस्त, कश्ती में से एक को आपने बाहर निकालना है, पानी में गिरा देना है, डुबो देना है, 2 को बचा लेना है। किस तरह के? एक है हलीम आदिल शेख, अली जैदी और फैसल वाउडा। तीनों में से किसको डुबोना है? मेरे ख्याल में अली जैदी को डुबो देते। अच्छा, खुद तैर के आ जाएगा या वैसे? बारी है ना, वो मिनिस्टर भी रहे ना। हाँ, पोर्ट एंड शिपिंग के, तो बच जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अच्छा, मैं ये समझा हूँ आजकल प्रेसिडेंट बने हुए हैं तो शायद नहीं मतलब पोर्ट एंड शिपिंग है, उनके ताल्लुकात समंदर में बहुत हैं। मछलियों के साथ भी होंगे ना। किसी हल्के बुल्के आदमी को गिरा देते, वो तो खुद बाहरी है, वो तो फौरन ही डूब जाएंगे। सर, वो मसला यही है ना, क्योंकि उन्होंने वहाँ मिनिस्ट्री की है। हाँ, कोई जुगाड़ निकाल लेंगे वहाँ। जलसे के इंतजामात बड़े अच्छे किए उन्होंने। अच्छा, आप बताइए, उसके बाद आप बताइए कि
एक कश्ती में सिर्फ एक को बचाना है, 2 को डूबने। आपने बचाना किसको है? शकील सिद्दीकी को, हनीफ राजा को या रऊफ लाला को? यार मैं दूसरी कश्ती करके चला जाऊंगा। नहीं, आप जा ही नहीं सकते, आप पानी में दूसरी कश्ती की हवा निकाल दूंगा। दूसरी कश्ती की कोई ऐप नहीं बनी हुई है, वो कौन सी ऊपर करीम पे आनी है? वो कश्ती में टायर लगे होते हैं साइडों में, वो निकाल नहीं नहीं, जवाब तो देना बचाना एक को है। अच्छा, बचाना एक को है। एक को बचाना है, 2 को डुबोना है। ये सब मेरी नजर में एक ही है। अच्छा, तीनों को डुबो दें। तीनों को बचा लेंगे। देखिए, शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, ये दोनों मेरे साथी कमेडियन हैं। हमारी जो टीम बनती है वो इन दोनों के साथ बनती है। हनीफ राजा के साथ इतना काम नहीं किया है, उनको डुबो देते हैं। तो डुबो तो कोई बात नहीं, उसको तैरना आता है। खुद ही आ जाएंगे। और किसी को भी डुबोना? मैंने एक का कहा था, मैंने मुश्किल आपको किया ना यार। शकील हल्का, उसको डुबो दो, उसको भी तैरना आता है, बंगाल में बहुत रहा है वो। अच्छा, और दिमाग का इतना तेज है। हनीफ राजा साहब, शकील सिद्दीकी साहब आपको डुबोया है, ये शख्स हैं जिन्होंने आपको डुबोया है। बिल्कुल, ये देख लीजिए। और मैंने उभारा कितनी सपोर्ट भी तो की है उनकी। आप भी तो डिबो दिया है और इन्होंने डिबोया है। हमने सवाल पूछा, इन्होंने जवाब दे दिया। अच्छा, अब बात ये है कि घर में कोई ना कोई ऐसी बात होती है कि डिस्कशन हो रही होती है, और ख़ास तौर पे आजकल जो टॉपिक है सियासत, बड़ी बहस हो जाती है और सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। यहाँ मैं पूछूंगी, आप मुझे बताएं, बच्चे बताएं बल्कि, अगर अम्मा बाबा की लड़ाई हो जाए, चले सियासत है टॉपिक ना, तो आप दोनों आप तीनों किसकी साइड पर होते हैं, अम्मा की या बाबा की? वो वैसे गलत भी होंगे, हम अम्मा का और बाकी रहना तो मम्मा ही के साथ है ना 24 घंटे। अच्छा, कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। हमारे सामने करते ही नहीं है बहस। अच्छा, नहीं, चले अगर हो जाए ना, इन केस होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। अच्छा, ये देखें, ये ऐसे बच्चे होते हैं बाहर जाके कुछ नहीं बताते। रोमा जैसे बड़े इनको समझा के लेकर आते हैं, बेटा कुछ नहीं बताना। एक बात बताऊं, इत्तेफाक की बात है कि कुछ चीज़ें हम जिंदगी में अपने अंदर पैदा करते हैं। हमारी बहस होती है, बहुत होती है, लेकिन कभी भी बच्चों के सामने किसी हमने जब भी बात की, मतलब रूम के अंदर या कहीं वो, और आज तक ये मेरे बेटे हैं, बेटियाँ हैं दोनों, इनको मैंने इनके कान भी कभी नहीं पकड़े। जबरदस्त। मतलब होता है ना कि मैंने एक तय किया अपने साथ। मेरे वालिद साहब बहुत सख्त तबीयत के थे ना, तो मैं अक्सर शैतान था, तो मैं बड़ी पिटाई हुई मेरी, तो लेकिन मैंने ये तय किया था कि मैं अपने बच्चों के साथ, हालांकि ये बच्चे मेरे बड़े स्ट्रांग हैं, ये आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं, ये दुनिया के सारे मुश्किल तरीन काम करने के लिए हर वक्त राइट। मैं जब भी इनके साथ कहीं गया तो ये मुश्किल तरीन झूलों पे बैठते हैं, तो इनके साथ मुझे भी बैठना पड़ता था। ये हर वो काम करते थे जो लोग देख के डरते थे, है तो वो मतलब मैं इनके साथ जहाँ भी गया, इन्होंने कहा इसमें बैठना है, इस वाले झूले पे बैठना है, वो जो बिल्कुल उल्टा हो जाता है उस पे बैठना है, सर वहाँ पे डिज्नीलैंड में जाना है, तो खतरों के खिलाड़ी हैं बच्चे, हिम्मत बच्चे हैं, मैं तो देख के मुझे चक्कर आता है। वो लेकिन ये सारे वो करते हैं। क्या बात है। अच्छा, मैं चाहूंगी जरा, यहाँ बड़ी बातें हुई हैं, बड़ा जबरदस्त गाती हैं, थोड़ा सा गुनगुना दें और फिर ज़हन आपका साथ देंगे भाई, ऐसी बात नहीं है। क्या कहते हैं, कंपटीशन नहीं रखते, थोड़ा सा हल्का माइक। बहुत खूब, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा क्लैपिंग। और बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, आपका ईद के दिन आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं अब, तो इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। आप आज पूरी फैमिली हमारे साथ थी। असलीम भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। जवाद आपको बहुत शुक्रिया, आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था आपका। शुक्रिया। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सारी आवाम से, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कि जब भी आप मेरे वालिद साहब का कोई ड्रामा देखें, कोई शो देखें, कोई फिल्म देखें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और हमें एक ब्रेक के लिए जाना है। ये दिल दिया गल्ला जो अभी हम गा रहे थे, तो ये दिल की बातें होती रहेंगी। रिमोट उठा दें बल्कि छुपा दें, क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे, उनसा हमारे साथ हैं, जैन हमारे साथ हैं और हमारे मज़ीद मेहमान भी हमारे साथ हैं। ईद मुबारक। ईद की खुशियों में बोल एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज खुसूसी ट्रांसमिशन में पहले भी घंटे में हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेहमान थे, बड़ी अच्छी और मीठी बातें होती रही हैं मीठी ईद में, और अब भी सुमैया फिर वैसे ही है, बड़ी रौनक लगी है जी हमारे इस प्यारे से खूबसूरत सेट पे, और बहुत ज़बरदस्त हमें और हमारे मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। और ईद की खुशियों को जिस तरह हमने पहले कहा था कि दोबारा करेंगे, तो दोबारा करने के लिए हम दोबारा से मौजूद हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं अपने मेहमानों से, और बहुत ज़बरदस्त हमारे साथ लोग मौजूद हैं, ना सिर्फ हमारे अपने लोग
हमारी फैमिली है बोल की, बल्कि हमारे साथ मूवी कास्ट भी मौजूद। बिल्कुल, और मूवी वो जिसने बड़ी धूम मचाई हुई है इस वक्त, और उस मूवी का नाम है चौधरी असलम साहब की ज़िंदगी पर बनने वाली। और इस मूवी के पीछे पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरी चीज़ है, आज इसके बारे में बात होगी। और साथ ही साथ हमारे कुछ मेहमान वो मौजूद हैं, उनका भी तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले तो हमारे उनके फैमिली का हिस्सा है, आज मेहमानों की नशिस्त पर हैं, अक्सर वो मेज़बानों की नशिस्त पर होते हैं। फ़हीम खान, फ़हीम भाई बहुत शुक्रिया, आपके वक्त बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच सर, मैं हमेशा इतना ही अच्छा लगता हूँ, आपने इस नज़र से कभी देखा नहीं। बस ईद मुबारक सबसे पहले। रस्मन था, हाँ। ये रस्मन जुमला था। मुझे इस बात का अंदाजा था कि ये रस्मन है, इसीलिए कसमन मैंने ये बात कही है। और ये सिर्फ इसलिए भी था कि आज हम ईदी लेंगे और फ़हीम से, और फ़हीम गड्डी लेकर आए नोटों की, है ना? मैं बिल्कुल गड्डी लेकर आया, लेकिन अफगानी करेंसी ले आया हूँ बाय मिस्टेक। हाँ, मेरी कोशिश थी डॉलर लाओ, पर वो खासा चले गए, वरना वो 200 का हो जाता। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, उनसा को हमने रोक लिया था, तो उनसा हमारे साथ ही मौजूद हैं। जैन को भी हमने रोक लिया था, तो जैन भी हमारे साथ हैं, लेकिन इजाफा हुआ है यहाँ पर हमारे साथ। और हमारी बहुत ही प्यारी सी, हमारी बल्कि ये कहना चाहिए मतलब हमारी फैमिली का हिस्सा है बोल की। बिल्कुल, बोल की फैमिली का जो एक दफ़ा बोल में आ गया फिर वो बोल की फैमिली का हिस्सा होता है। माँ हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सोशल मीडिया स्टार कहता हूँ, ये टिकटॉकर का जो लफ्ज़ है वो बड़ा महदूद सा हो जाता है। नहीं, बहुत ज़बरदस्त यूट्यूबर है। मैं उसके साथ इन्फ्लुएंसर हूँ, उसके साथ यूट्यूबर हूँ। बिल्कुल, और 2 साल से बोल में काम कर रही हूँ। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया स्टार हम कहेंगे। तो आपका भी बहुत शुक्रिया इस्मा। हमारे साथ जो फिल्म की हम बात कर रहे हैं, तो कास्ट में मौजूद हैं हमारे साथ जिन्होंने चौधरी असलम का कैरेक्टर किया है। और अभी बिल्कुल मुझे तो ऐसी फीलिंग भी हो रही है, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, जैसे मेरी ज़िंदगी में एक बार चौधरी असलम साहब से मुलाकात है, तो वैसा ही। लेकिन माशाल्लाह हाइट बहुत ज़बरदस्त है इनकी, और बड़ी तारिक इस्लाम साहब हैं, हाजिर सर्विस DSP हैं जी। और यानी कि अभी पुलिस वाला जो कैरेक्टर है वो पुलिस वाले ही हैं, तो इसलिए भी आप समझें कि थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन इस पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसे ख्याल आया लोगों के ज़हनों में कि यार पाकिस्तान में इस तरह की मूवीज़ बहुत कम बनती हैं। हाँ, बायोपिक फर्स्ट टाइम। बिल्कुल, तो ये जो ख्याल आया है वो हमारे साथ नेहा लाज है। नेहा लाज कॉन्सेप्ट भी उनका था, फिर प्रोड्यूसर भी, और उसके बाद वो डायरेक्टर भी बन गई हैं इस मूवी को। और बड़े सवालात हैं मेरे जहन में। नेहा, आप तैयार रहिएगा, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मिली थी, नहीं मिली थी, ये सारी चीज़ें मैं आपसे पूछूंगी। और हमारे साथ मौजूद हैं इरफान भाई, इरफान मोतीवाला। आप अक्सर देखते हैं मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में, और इसमें मैं पूछूंगा कि जितना इनको हम फ़न में देखते हैं, बल्कि बोल में के ड्रामास में भी हमने इरफान भाई को देखा है, तो वो यहाँ इधर भी कोई ऐसा फ़न है या कुछ और कैरेक्टर है? मैं जैसे उनको कास्ट में मैं नाम देखा था तो मेरे जहन में कुछ और ख्याल आया था, लेकिन अब पता नहीं वो है क्या है, आपसे पूछेंगे। और उनके साथ बड़े खूबरू नौजवान वो मौजूद हैं। उन्होंने कासिम ने क्या कैरेक्टर इसमें किया है ये भी देखेंगे। साथ ही साथ जो हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो टैलेंट एक तरह से बिल्कुल अलग है, वहाँ से आगाज़ कर लेते हैं। तारिक इस्लाम साहब, सर आप पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले फिल्म वाले कैसे बन सकते हैं? पहले तो ये बताइए। देखिए सर, ये जो फिल्म है ये बनी एक शहीद पुलिस वाले पे। तो पुलिस वाले का कैरेक्टर एक पुलिस वाले से अच्छा मेरा ख्याल कोई कर भी नहीं सकता। और फिर उसके अलावा चौधरी साहब और मैं तकरीबन कोई 13-14 साल कराची में SHO साथ रहे। अच्छा। फिर 6-7 साल हम DSP साथ रहे। ओके। तो उसके बाद हमारा गांव भी एक ही है, KPK में। अच्छा। तो उसके बाद ऐसा था कि जब आप इतने साल एक दूसरे के साथ रहें तो बड़ी एक दूसरे की चीज़ें पता लग जाती हैं, मालूमात। जब नेहा साहिबा ने कहा था कि इस तरह फिल्म बन रही है, तो चौधरी साहब नहीं, मैं तो जाहिर है मैंने ये काम जैसा आपने फरमाया, हमारा पुलिस वालों का तो ये काम है भी नहीं, तो इन्होंने कहा नहीं ये करना है आपने। आप पुलिस वाले वैसे फिल्म तो चला सकते हैं, लेकिन फिल्म में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। हाँ, ये उससे नेहा ये कैसे ख्याल आया जो है ना, मैंने जब पहली बार देखा था ना, मैंने कहा चौधरी असलम साहब पर फिल्म ये। लेकिन सबसे पहले ये सवाल कि आप कभी मिली थी चौधरी असलम साहब से? नहीं, मैं नहीं मिली चौधरी साहब से। तो ये कैसे इंस्पिरेशन, ये फिर मूवी बना लिया आपने इस पर, ये कैसे हुआ? मैं काफ़ी टाइम बाहर रही हूँ, मुल्क से बाहर रही हूँ, तो जब चौधरी साहब की शहादत हुई ना, तो काफ़ी लोगों से उनके बारे में सुना, तो मैं चाहती थी कि उनके ऊपर मूवी बने। आप उनकी फ़ैन थी? नहीं। अच्छा। पर जब देखिए हम पाकिस्तानी जब हम मुल्क से बाहर होते हैं और हमारे किसी पुलिस ऑफिसर की इतनी तारीफ हो रही होती है, तो आपको एक अलग ही प्राउड फील होता है, वो फीलिंग्स थी। अच्छा। तो मुझे लगा कि इस पर मूवी बननी चाहिए,
तो मैं प्रोड्यूसर नहीं थी, पर यहाँ आके मैंने काफ़ी ट्राई किया कि लोग इस पे मूवी बनाएं। हाँ। सबने मुझे मना कर दिया। ओह अच्छा, तो आपने खुद ही हिम्मत की फिर? तो मैंने कहा मैं प्रोड्यूसर बनती हूँ। हाँ, तो ये आपका मतलब ये कि बस इंस्पिरेशन थी और आपने सोचा आप, तो हर्डल्स सबसे पहले तो यही हर्डल आई कि मना कर दिया आपने, कहा मैं खुद ही हिम्मत करती हूँ। एग्जैक्टली। उसके अलावा क्या हर्डल्स आई? भाभी से एनओसी लेनी थी, फिर पुलिस के जो और शहीद हैं इसमें सिर्फ चौधरी साहब के अलावा और भी शहादतें हैं, तो उनकी अथॉरिटी लेटर एनओसी लेना वो काफ़ी एक बड़ा लंबा सफ़र रहा है। सही बात। उसके बाद मूवी स्टार्ट हुई है। फिर स्टार्ट हुई, उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। हाँ, लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट हो गई है माशाल्लाह से। अच्छा, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, और ये ख़ासतौर पर मेरी नौजवान नस्ल के लिए मुदस्सिर कि बायोपिक जो है पहली दफ़ा बनी है किसी के ऊपर, ये फर्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तान में, और हमारे बच्चों के लिए कि वो ऐसे लोग जो कि वाकई एक हीरो थे उनको जानना, उनको समझना, तो ये बहुत अच्छा मीडियम है, क्योंकि मूवी से बड़ा अच्छा मीडियम कोई नहीं है। शहीदों पे देखें, शहीदों पे काम होना चाहिए। हाँ। खाली चौधरी असलम की बात नहीं है जी। हाँ। किसी भी सेक्टर में जो शहीद हुए हैं, रेंजर्स वाले हैं, फौजी हैं, फौजियों के लिए तो चलो ISPR है जो काम करता है वो। तो पुलिस का तो नया के अलावा कोई नहीं है, इन्होंने सोचा, बाकी तो किसी ने आज तक सोचा नहीं। वैसे हालांकि सबसे पहले पुलिस होती है जिस पे अटैक होता है, ये पाकिस्तान का अलमिया रहा है, सबसे पहले वो खड़े होते हैं। लेकिन उस वक्त ये अच्छा हुआ कि जब इन्होंने ये फिल्म शुरू की ना, तो उस वक्त इधर IG होते थे हमारे कलीम इमाम साहब। तो कलीम इमाम साहब ही वॉज वेरी सोशल और बहुत अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने कहा नहीं ज़रूर पुलिस पे आप लोग काम करें। तो वो फिल्म इसी तरह उनके, फिर वो एक मकसूद मेमन है जो DIG हैं हमारे सिक्योरिटी के, उन्होंने, फिर मुकद्दस हैदर साहब हैं DIG, SP मुर्तज़ा तबस्सुम साहब है, और खादिम रिंद साहब थे DIG, और इस फिल्म में 19-20 के करीब ओरिजिनल DSPओं ने काम किया, 2 SSPओं ने काम किया। और बाकी एक्टर्स के अलावा जितनी भी पुलिस फोर्स हमने दिखाई है ना इनकाउंटर्स करते, वो तमाम ओरिजिनल है। ओके, या आपने पुलिस का अल्फा ब्रेवो चार्ली बना आला हो गया। जबरदस्त। और वहीं भाई कास्ट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कास्ट है, मेरे ख्याल में 20-22 लोग हैं। 42 और उसके बाद फ़हीम भाई इन्होंने क्या किया कि जब सेलेक्ट हो गया मेरे को आपने करने, तो इन्होंने फिर वो एक टीचर मंगवाया नापा से। अरे वाह, 3.5 महीने मेरी उससे ट्रेनिंग करवाई। माशाल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ 3.5 महीने के करीब मैंने ये एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। अब वो जो टीचर है उनके पास हम जाएंगे तो वो चाय पानी तो नहीं मांगेंगे। 3.5 महीने आपके साथ। टीचर के अलावा फिल्म से एक बात जरूर हुई है, बहुत सारे फनकारों के ड्राइविंग लाइसेंस असली वो सब बन गए, वो सारे बनाने पड़े। मेरा ख्याल है मेरा अटका हुआ लाइसेंस। और मजे की बात जो उन्होंने बताई ना, चौधरी साहब के साथ 14 साल रहे, तो इसलिए ये कैरेक्टर कर रहा है। मैं कह रहा हूँ सर, इतने साल तो मियाँ बीवी की शक्ल भी एक जैसी लगने लगती है, आपकी कैसे नहीं मिलेगी? सही बात है, इतनी रिजेम्बलेंस। अरे अच्छा, आपका ये हुलिया शुरू से आपका था, ये फिल्म के लिए बनवाया? आपकी तरह रहूं। अच्छा, गाड़ी मूछ के बगैर रहूं। अच्छा, तो अभी क्या सोचे मुस्तकिल रखने? बस अभी 27 मई को इंशाल्लाह फिल्म रिलीज होगी, उसके बाद पता नहीं क्या दाढ़ी रखनी है नहीं रखनी, पता नहीं क्या। अच्छा इरफान भाई, ये आपका मतलब बड़े आपने कैरेक्टर किए हैं, इस फिल्म को करते हुए कुछ नया आपको लग रहा है कि नई कुछ चीज़ है पाकिस्तान में? एक बड़ी फार्मूला फिल्में बन रही हैं और बनती भी आ रही हैं और आगे भी बनती रहेंगी। इस फिल्म में मैंने जब स्टोरी सुनी, जब मैंने अपना कैरेक्टर सुना, वो नेगेटिव है। अच्छा, लेकिन देखने के बाद पता चलेगा कि वो नेगेटिव किस तरह पॉजिटिव हुआ है, वो सियासतदान के ऊपर है। अच्छा, नहीं, आप पॉलिटिशियन है उसमें? पॉलिटिशियन, ओके, नीचे से ऊपर आए, और इस पे इन्होंने ये किया कि 4-6 ओरिजिनल FIR जो थी ना, उसको इन्होंने फिल्मिटाइज किया है। अच्छा, ओरिजिनल FIRs को वो किस्सा लेके फिर वो निटिंग होके पूरी फिल्म चली है। कैसा लगा आपको पॉलिटिशियन बनके? बहुत मजा आया, और इतना, मैं एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। इनका पहले दिन शूट था हमारा फार्म पे कहीं ना, मैं कर रहा था एक और प्राइवेट चैनल का जाबाज, उसमें मैं पुलिस वाला बना हुआ था, इरफान खुसर साहब। अब वहाँ पे जितने मेरे आसपास थे सब जाली पुलिस वाले थे, मतलब एक्टर्स थे या जूनियर एक्टर थे। वो करके मैं शाम तक मुझे पहुँचना था फार्म पे, इनकी शूट पे पहला दिन मेरा। मैं जल्दी से वो चेंज वेंज करके इनके सेट पे पहुँचा। अब मेरे जहन में मेरे इर्द गिर्द वहाँ पे सारे जाली वो है, और यहाँ पे सब, वहाँ पे सब जाली था, मतलब सब फिल्म के लिए था। यहाँ जब मैं पहुँचा फार्म पे और मैं तैयार होकर मूछे लग गया कि बाहर आया हूँ, तो DSP वगैरह SHO वगैरह खड़े, मैं उनसे मस्ती मजाक करने लग गया।
मतलब ऐसी बातें जो जूनियर एक्टर के साथ हम करते हैं। मैंने कहा यार पहले कहीं काम किया आपने? नहीं जी मैं तो पहली बार। अब मुझे पता चला कि वहाँ जितने भी हैं वो डीएसपी और वो सारे ओरिजिनल, सारे SHO ओरिजिनल, सारे डीएसपी ओरिजिनल। मैंने कहा यार ये क्या किया मैंने। मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ, तालियां मार रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं वो सारे। अच्छा उन्होंने किसी ने आपको बताया नहीं कि हम कौन है? नहीं मैं जब इधर आया हूँ ये लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा यहाँ पे बड़े मजेदार आपने जूनियर एक्टर लिए, कभी नजर नहीं आए। बोले वो ओरिजिनल है, मैं वो ये मैंने कहा अरे यार ये क्या हो गया। फिर मैं गया, मैंने कहा सर सॉरी, मैं जहाँ से आया था वहाँ सब अच्छा ज्यादा टेंशन तब हुई होगी इरफान भाई जब आपको पता चला होगा असला ओरिजिनल लेकिन जब वो सीन किया तो वो आपके दरमियान सब ओरिजिनल, तो आपकी एक्टिंग में भी फील आ जाता है। जबरदस्त। वो मेरे ख्याल ऐसी था जलसा जब कर रहे थे तो वो पहले ये वाली साइड की। अब फिल्म का पहला दिन होता है ना, आपको नहीं पता होता प्रोड्यूसर किस तरह का जो बताया गया वो करेगा भी या नहीं करेगा। अब जो सीन था उसमें कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग, इस पे मैं खिताब कर रहा हूँ। अब जब क्योंकि ये साइड कर रहे थे तो मैं था और मेरे साथ गैंगस्टर थे, तो वो सामने वाली साइड नहीं थी। मेरा यहाँ का मास्टर वगैरह हो गया। अब मैं उसी ताकत से कर रहा हूँ कि 2-2.5 हज़ार। अब मैं सोहेल को कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता माइक सुन रही हैं, मैं कह रहा हूँ यार वो सीन तो ऐसा है कि आगे 2-2.5 हज़ार लोग, ये तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा प्रोड्यूसर कहाँ मिलेगा जो इतने सारे लोग लेके आएगा। ये आपस में बात कर रहे हैं। उसके बाद जब वो ब्रेक हुआ फिर देखा वो बसें आनी शुरू हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 2-2.5 हज़ार लोग आ गए। मैंने कहा यार ये बोला ये तो हमने बुलाया बिरयानी की प्लेट पे आए थे या कीमे वाले नान पे आए थे? बिरयानी की प्लेट पे। अगर 2-2.5 हज़ार लोग इनके जलसे में थे तो फिर इनका ताल्लुक पीडीएन से। क्राउड से हमें ऐसा लगा। नहीं सर बस्से में भर के लाए फिर हमारी एक एंकर जो है वो जरूर ट्वीट करेगी इस क्राउड को लेके। वो हमेशा क्राउड कैलकुलेट करती है। कैमरे को हिदायत भी थी कि जहाँ खाली जगह है ना वो ज्यादा दिखाए। उनके पास अपने कैमरे हैं, अपने कैमरे। लेकिन वहाँ से मुझे पहला दिन आपको पता चल जाता है कि आप किस तरह आपको प्रोडक्शन क्वालिटी का पता चल गया उस दिन के यार अब एक अच्छी प्रोडक्शन हमें मिल रहा है। इनको वैसे नखरे की बात ही नहीं, आपके पास सारे असली पुलिस वाले थे, सीधे कर लेते सबको गन पकड़ के। पुलिस वालों को बहुत तंग किया है। पुलिस वालों को संभालना आसान है, एक्टरों को संभालना बड़ा मुश्किल है। ना करें सर ना करें। ऐसे तो हकीकत में बता रहा हूँ आपको, ये जो कॉम है ना एक्टर, ये जो ये बड़ा संभालना बड़ा मुश्किल है भाई। इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं फिल्म की रिलीज के बाद क्लीन शेव हो जाऊंगा। अरे सर ये शिकायत आई है। ये देखो हमारी तो पहली और आखिरी फिल्म है। नहीं ऐसा ना कहे, आखिरी फिल्म रिलीज तो होने दे। पहली पे इत्तेफाक करते हैं। नहीं सर भाई क्या पता इसकी सीरीज आना शुरू हो जाए। नहीं ये तो हमने एक शहीद के लिए इतना दोस्ती में इतना किया, लेकिन हमारा ये काम नहीं है हकीकत में। लेकिन हमारे पास जो है ना देखें, हमारे पास देखें बड़ी कास्ट थी, मतलब बहुत बड़ी। यासिर हुसैन, शमून अब्बासी, सन्ना और वो असफर, जिया और टीपू, सलीम मिराज, अरबाज खान, पता नहीं कौन कौन जो रह गए उनका नाम बता देना। एक आप रह गए, सारे हैं। एक आप रह गए थे, आपकी साइज की वर्दी नहीं थी। जबरदस्त। कासिम, हम बड़े हीरो लुक के आदमी हमारे साथ बैठे हुए हैं। कासिम आपको क्या मजा आया है और कैरेक्टर आपका क्या है इस फिल्म में? सबसे पहले तो ईद मुबारक सबको, आप सबको भी। आपका लाइसेंस बन गया? बिल्कुल नहीं, मेरा लाइसेंस बनने वाला है अभी। जी मेरा तो कैरेक्टर जो है वो मैं एक कवाली प्ले कर रहा हूँ। अच्छा। उसमें राहत साहब की आवाज़ पे। ओके। और बड़ी इंटरेस्टिंग कवाली थी, उसको शूट करके बड़ा अच्छा लगा। बहुत चैलेंजिंग था। एक तो हम पहाड़ की चोटी पे कर रहे थे और सख्त ठंड थी और रात का टाइम था और हुलिया कुछ इस किस्म का था कि मतलब कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। एक्चुअली मैं मलंग बना हुआ था उसमें और डिफरेंट किस्म के और भी कैरेक्टर्स किए हैं, इसमें आप पहचान नहीं पाएंगे। बहुत मज़ा आया। जैसे कि इरफान भाई ने कहा, जैसे उन्होंने कहा कि जो हमारी अम्मा हैं नेहा अम्मा, इन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा और एक्टर्स के बहुत नखरे उठाए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि आपने कहा ना कि जितना बड़ा एक्टर होता है उतना चौधरी साहब वो नखरा दिखाता है, वो उतना सेंसिटिव भी हो जाता है। ये भी है, लेकिन कुछ लोग गलत भी करते हैं जो चेयर जो एक्सचेंज करवाते हैं। लेकिन मोस्टली मैंने ही देखा है क्योंकि मैं ट्रेंड एक्टर। बुरा मैं किसी को नहीं कह रहा। हाँ वो मैंने सुना है जो आपने कहा। नहीं बुरा नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, हकीकत है कि जब असल में आपका तारिक भाई पहला एक्सपीरियंस था ना, तो आप उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाए। तो ये कुछ लोगों में ऐसा होता है कि अब मैं सीनियर हूं तो वो उस लेवल की रिस्पेक्ट उन्हें कुछ जगहों पे नहीं। नहीं सर मैं खाली एक्टर की बात नहीं कर रहा। एक्टर तो
हमारे साथ, मेरे साथ तो खैर सारे ही अच्छे थे, बहुत आपके साथ तो रहना ही था, जरूरी थी, मजबूरी थी। लेकिन हकीकत में बताऊं सर, ये एक मैंने मेरी ये फील्ड नहीं है, ऐसा ही है, लेकिन मैंने इस फील्ड में एक चीज़ देखी कि रात को 11 बजे, सुबह 6 बजे कॉल टाइम है। हाँ जी, सुबह 6 बजे कॉल टाइम का मतलब है कि रात को सब तैयारियां मुकम्मल हो जाती हैं। आपको पता है फिल्म का सेट बनाना बड़ा मुश्किल, 150-200 लोग होते हैं उसके बाद, हर चीज़ हो गई। सुबह 6 बजे कॉल टाइम है, रात को 11:30 बजे एक वो क्या बोलते हैं डीओपी होता है ना, डीओपी साहब ने फोन करके बोला मैं नहीं कर रहा। ओके यार ये कोई बात मैंने किया ना, नहीं देखें, इन्होंने मेहनत की, दूसरा कैमरा फला कर, लेकिन ये सारी हर्डल्स आती हैं डेफिनेटली, हर्डल्स और बेकार पार्ट ऑफ जॉब सर। ये मतलब ये वो वाली बात है, आप गए कहीं छापा मारने के लिए, मुजरिम ही नहीं मिला, अब वो भाग गया, पहले फरार हो गया। अब इसमें कोई कहे कि भाई तारिक भाई की टीम से किसी भाई मिले ना मिले हम किसी पकड़ा उसको छाप दिया। नहीं यार, किसी ना किसी को ले आएंगे ना, मिले ना मिले हम ले आएंगे आप। ये भाई कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। लेकिन फहीम भाई बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, लेकिन अब इस बताना छोड़ दिया था क्योंकि नेक्स्ट डे शूट होती थी तो ये परेशान हो जाते थे। तो मुझे जो भी प्रॉब्लम होती थी मैंने इनको बताना छोड़ दिया कि शाउट कर जाते थे। अब मुझे संभालना है, फील्ड है, डिफरेंट है। अच्छा देखिए, इतना मुश्किल काम है फहीम, मुश्किल काम है। कोई भी चीज जब आप बना रहे होते हैं, कोई प्रोडक्शन होती है, कोई चीज बन रही होती है, तो उसमें हर्डल्स बहुत आती हैं, लेकिन जब वो बन के तैयार होती है तो फिर उसका रिजल्ट खाने का वक्त आता है और फिर जो आपको उसका फीडबैक मिलता है इंशाल्लाह मिलेगा। लेकिन हमारे पास टैरो कार्ड रीडर, अभी तो आपने बड़ी प्रेडिक्शंस की हैं पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि बड़ी ईद पर मूवीज रिलीज होती हैं, ईद के बाद भी। बताएं जरा इस मूवी का क्या मुस्तकबिल है? फिल्म जब कैसी आप जाएगी? लोग आपस में बात कर रहे थे तो मैं कार्ड्स भी निकाल रही थी और कार्ड्स जो है ना बड़े ज़बरदस्त और पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं और मैं कार्ड्स शो भी कर देती हूँ आप लोगों को। एम्परर का कार्ड है, उसके बाद एस ऑफ कप्स का कार्ड है और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव, बड़े पावरफुल स्ट्रॉन्ग कार्ड्स होते हैं। मकबूलियत इसमें होगी, फेम मिलेगा सबको, यानी कि जो भी करेक्टर है, एवरी करेक्टर को मुझे फेम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि लोग, यानी कि पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली है। क्या बात है भाई। और जहाँ तक वो सीक्वल की आप बात कर रहे थे तो मुझे लगता है कि इस मूवी का सीक्वल भी आने वाला है। हाँ, तैयार रहिएगा। अच्छा, इसका सीक्वल आएगा, प्रीक्वल। ये भी मैं आपको बता दूं अभी से, वो आएगा प्रीक्वल। वो सीक्वल जो बनाएगा ना वो प्रीक्वल होगा, वो पहले के चौधरी को दिखाएंगे, लेकिन प्रीक्वल इसमें आपको नजर भी आने वाला है। हाँ ओके। अच्छा, इसमें हमें बताया गया कि चौधरी असलम साहब के जो अपने साहबजादे हैं, बेटे हैं, वो भी चौधरी साहब का कैरेक्टर जवानी का, यानी कि उनकी जो जवानी है वो कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है ईद का मौका है तो हम थोड़ी ईद की बातें भी करते हैं। फहीम हमारी फैमिली का हिस्सा है और फहीम हम यहीं पाए जाते हैं, घर नहीं जाते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल घर नहीं जाता, मैं बोल में ही होता हूँ और ये सबको मालूम है, इन्हें भी मालूम है, इनके शोज भी जो है वो मैं करता रहा हूँ। तो ईद कैसी गुजरती है फिर आपकी? ईद ऐसे ही गुजरती है, फोंडा से यहाँ आते हैं, यहाँ से फोंडा चले जाते हैं। मैंने आपसे आगे यही पूछा था कि आप काफी टाइम पूरा रमजान नजर नहीं आए मुझे। यार रमजान में मैं गायब हो जाता हूँ, ऐसा लोगों का कहना है, कैद हो गए थे, ऐसा लोगों का कहना है कि मैं गायब हो जाता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, मैं रहा हूँ। पर अब मैं एंटरटेनमेंट से ज्यादा बोल न्यूज पे आजकल के साथ जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा हूँ। ये एक फर्क है, जंप होता रहता है इधर से उधर, कभी शो इधर चल रहा होता है। रमजान के बाद वापस आपको रमजान के वैसे ही नजर आना शुरू हो जाएंगे। कोई भी दिन नहीं है जब सर नजर ना आए। हाँ, मैंने बताया ना, रमजान में मैं गायब हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों। इसमें आपकी ईद कैसी गुजरी है और कुछ नया, कुछ समथिंग बनाया आपने? गुजरी। मैं ईद का जब भी वेट करती हूँ, मुझे खाना होता है शीर खोरमा, जो सबसे स्पेशल होता है ईद के लिए। तो खुद बनाती हैं? नहीं, मामा बनाती हैं, बहुत अच्छा वीडियोस बनाती है ना। हाँ, वीडियोस, अभी व्लॉगिंग वगैरह भी चल रही है, तो अभी ईद की भी व्लॉगिंग बहुत आने वाली है। अच्छा, क्योंकि ये ज़माना बिल्कुल चेंज हो गया है, डिजिटल मीडिया में हम आ गए हैं, सबके पास मोबाइल फ़ोन है और उस पर बस हर चीज़ उस पर है, तो फिर ये कितना आसान है। देखें, एक वक्त था कि फेम हासिल करना बहुत मुश्किल काम था, एक सक्सेस स्टोरी होती थी आपकी, तो आपको नहीं लगता कि आप बहुत क्विक फेम मिल जाता है? सही, यही बात है। और स्टार्ट में बंदा हर जो फील्ड होती है हर वो स्ट्रगल करता है, लेकिन आगे जाके ना वो इस चीज़ का आदत हो जाती है इसको, और मतलब आगे जाके उसको जब उसका बेनिफिट मिलता है, जो उसका मतलब जो उसने किया होता है सैक्रिफाइस वगैरह, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इरफान, एक चीज़ है, अब फेम बहुत आसान है, लेकिन उसको स्टेबल रखना एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज़, आजकल ना जजमेंटल हो गए लोग, इतने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, इतने फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर, तो ये चीज़ ना आप भी फेस करती होंगी एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और आप लोग भी,
किस तरह से इसको टैकल करते हैं, क्या करते हैं? मेरे ख्याल से मैं तो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि टैलेंट कितना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियोस तो बना लेते हैं मगर उनमें टैलेंट बिल्कुल जीरो होता है और मुझे परफॉर्मर चाहिए। अगर परफॉर्मर नहीं है तो मैं तो कास्ट नहीं कर सकती, उसके कितने भी फैंस क्यों ना हो। सीरियसली तुड़वाने पड़ते हैं आपको बनाने के लिए। असल में जिस तरह का वक्त होता है उसके साथ चलना चाहिए। वक्त है उनके साथ चलना चाहिए। सारे ऐसे नहीं होते जिनको नहीं आता। टैलेंटेड बच्चे हैं उसमें। बिल्कुल, मैंने तो सेलिब्रिटीज में स्टीरियोटाइप तोड़ने वाला पहला बंदा जो था ना वो इरफान मोती वाला है, जिन्होंने टिकटॉक के ऊपर अपनी आईडी बनाई और वीडियोस बनाना शुरू की। ये उस वक्त की बात है जब टिकटॉकर्स को लोग कहते थे यार ये क्या हरकतें हो रही हैं। मैंने भी ये बनाते थे, मैंने भी बड़ा ये बनाते थे, लेकिन नहीं पैसे नहीं मिलते थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि ऐसे लाखों लोग हैं जो टीवी देखते ही नहीं देखते, जिनके हीरोज उन 15 सेकंड में हैं जो टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे। मैंने उनके मेरे सारे दोस्त थे, मैं उनके साथ टिकटॉक बनाने लग गया, उनके पेजेस पे वायरल होने लग गया। अब हुआ ये कि वो जो 25 लोग आते थे उनमें से 20 मेरे साथ भी आने लगे, मैं उनके पेजेस पे वायरल होने लगा। और मेरा चौकीदार जब मैं रहता था उसको नहीं पता था मैं एक्टर हूँ। ये जब टिकटॉक वायरल हुए तो उसने आके बोला यार आप एक्टर हैं इरफान भाई, आपने बताया नहीं। मैंने कहा यार ये बहुत मजे की बात है। दो लोग हैं, दो लोग जिनके बगैर पाकिस्तानी फिल्म बन नहीं सकती, एक जावेद शेख और एक इरफान मोती। यहीं पर बात रोकते हैं। वो तीन हो गए। अब हमें ब्रेक लेनी है, हमें ब्रेक लेनी है, थोड़ा ब्रेक ले लें, थोड़ा ब्रेक के बाद आते हैं ज़हन से गाना सुनते हैं। थोड़ा जो है वो टिकटॉक की अगर बात लिया आपने भाई साहब, आप सीनियर हैं एटलीस्ट ट्विटर पे। ट्विटर की गेम ऑन है, ट्विटर की गेम ऑन है, तो गेम ऑन है। ट्विटर का मुकाबला नहीं किया जा सकता जी। मैं ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। लेकिन ये यार ये गाना लाला क्रीम आप तो लड़के भी लगवाते हैं यार इंजेक्शन गोरा होने के लिए। तो क्रीम पे है जी, 22 अमीर होते हैं वही लगवाते हैं। अमीर ही लगवाते हैं, क्रीम में गरीब भी लगवा सकते हैं। क्रीम में थोड़ा शॉर्टकट रास्ता निकल गया ना लड़कियों के लिए भी। अच्छा, क्रीम लंबा टाइम लेता है। हाँ, बाकी चीजें वो शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट। लेकिन वो थोड़ा जिसके बारे में आप गा रहे थे ना उसकी बात तारीफ कर रहे थे ना आप, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन गाना बहुत अच्छा, आपका म्यूजिक बड़ा फील बड़ी अच्छी है उसकी, बड़ा थोड़ा भंगड़ा। काफ़ी टाइम से ना, मतलब कि जब मैं इस फील्ड में नहीं आया था मुझे लिखने का बड़ा शौक था। तो ना मैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इस मुल्क से बाहर भी लोगों को मैंने सेल आउट की हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी रखी थी अपने लिए कि मैं करूँगा, तो फिर अल्लाह पाक ने बोल के साथ मुझे जोड़ दिया, तो फिर मैंने बोल बीट्स के साथ पाकिस्तान स्टार का हिस्सा रहे भाई। जी हाँ, पाकिस्तान स्टार के अंदर मेरी जर्नी ये थी कि पहले पाकिस्तान आइडल के अंदर मैंने ऑडिशन दिया था। तब मैं हालांकि किसी से सीखा नहीं हूँ, बस लोगों को सुनता था। मेरे जो ज़्यादा मेंटोर रह चुके हैं वो राहत फ़तेह खान साहब, नुसरत फ़तेह खान साहब, आतिफ असलम को ज़्यादा सुनता था। तो बस फिर मैंने कहा यार अच्छी आवाज़ है, किया टैलेंट है, अल्लाह ताला ने आप सुन के भी अच्छा गा सकते हैं। किशोर कुमार साहब ने किसी से नहीं सीखा था, वो सुन के गाते थे। सही बात, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि एक बार आर डी बर्मन साहब ने उन्हें एक गाना दिया था, उन्होंने पहले लता जी से गवाया कि मुझे आता नहीं है, मेरे नैना सावन भादो। उन्होंने गाया, 7 दिन तक प्रैक्टिस की है किशोर दा ने, और फिर वो गाया, क्योंकि उन्हें राग का पता ही नहीं था कौन सा है। सही। अब राहत फ़तेह अली खान का हमने नाम ले लिया है, तब उनका कुछ सुनेंगे हम आपसे। ज़रूर सुनाऊंगा। असल में मैं जब यहाँ पे आया था तो बेसिकली मैं यहाँ नहीं, कराची से हुई नहीं, मैं मुल्तान से हूँ, बैचलर रहता हूँ कराची में। तो मैं जब यहाँ पे आया था तो कम से कम ज्यादा नहीं, पे आपने एडवर्टाइज किया ना। हाँ, बिल्कुल बैचलर हुआ अभी भी। तो फिर इधर भी बैचलर है, शदीद बैचलर वो है इरफान भाई कहा शदीद बैचलर। अच्छा, वैसे राहत साहब की बात हो रही है तो हमारे पास भी कवाली है राहत साहब की, जो आपने जिसके लिए घुटने तोड़वा दिए थे मैंने। लिटरली मेरा घुटना टूट गया था परफॉर्म करते करते। मैं ट्विस्ट किया, मैंने गिरा नीचे और मेरा घुटना निकल गया और मैंने रो के शूट किया। ओह माय गॉड। और अम्मा थी वहाँ पे, तो सॉरी बाबा मैं कह रहा हूँ। असल में ख्याल बहुत रखा इन्होंने। असल में गायकी एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको इसके अंदर ढलना पड़ता है। चाहे वो एक्टर हो चाहे वो सिंगर हो, सिंगर अपनी मेहनत अपने फील उसमें डालता है। अब जो एक्टर होता है, एक्टर अपनी पूरी 100% फील उसमें डालने की कोशिश करता है, फिर मुझे लगता है कि वो एक्टर है। सही बात है। ठीक है, जितनी भी फिल्में की सीखा है कि आपको जो भी तकलीफ होती है ना, जब सिनेमा में ताली बजती है ना, वो आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाती है। वो एप्रिसिएशन जो है ना, वो काफी है।
वो चेक से ज्यादा हैवी होती है। बिल्कुल वो चेक से ज्यादा हैवी होती है क्योंकि देखे मुझे नहीं पता रिया कैसी प्रोड्यूसर है, बाकी जितने प्रोड्यूसर है उनके चेक से ज्यादा एप्रिसिएशन हैवी है। नहीं उस मामले में भी ये आला प्रोड्यूसर है, बेहतरीन। अच्छा, फिर तो अगली फिल्म में जो है वो पर्चियां लगवा के साइन करवाएं। एक कोई कैरेक्टर बनाए मेरे और मुदस्सिर के लिए। आपने जो बात की ना इरफान भाई आ रही है, बिल्कुल 100%। चरण का कुछ छूने पहले तो आप अपना बैचलर वाला मसला हल करें। यार वो मसला तो हल करें। मैं एक मसला चल रहा है, प्लीज एक सवाल है जो मैं सॉरी अम्मा, मुझे अगर अम्मा देख रही हो तो मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाह रहा था। प्लीज बता दें। प्लीज मुझे बता दें। भाई फिर तो फोन करो आंटी को, उनको देखना जरूरी है। नहीं तो बताने वाली नहीं, बताने वाली चीज है। नहीं कासिम, लड़कियां मिलती नहीं है, कोई देता नहीं है, नहीं देते भी हैं, मिलती भी हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उससे आगे क्या बात कर लूं? वो उनकी लाइन आपने क्यों चेक की? उनको मैंने चुप करा, आपने बोल दिया। कौन दे रहा है? अच्छा मैं अभी बात कर लूं। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, जिंदगी से रिलेटेड है। बड़ी नाजुक सूरत हाल लग रही है सेंसिटिव टॉपिक। ये मुझे मैसेज करता है, लड़की ढूंढो। भाई आप उनका मतलब मैं बोल लूं कि बात बनती है जब बहुत ही करीब हो जाती है ना बनने के, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। बात ये आप दोनों देखिए, आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त, आपसे बात कर रहे हैं। तो मसला है जगह का, दिल में जगह नहीं बना पा रहे आप। मेरे पास जगह है, सबकी जगह भी बन जाती है, जगह नहीं बना पा रहे। मजे की बात है कि जिनके साथ मैं बोल रहा हूँ यार उनको बोलने दे भाई, आपकी बात यार बोलने दे, यार बोलने दे। अल्लाह की कसम मैं रो दूंगा यहाँ पे, मेरा शादी यार कार्ड निकला है जी, कार्ड ऑन एयर होने वाली है। अच्छा ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? ये बताएं कि होगी भी कि मैं उम्मीद छोड़ दूं या मैं किसी और चीज के लिए बनाऊं, मैं खिदमत खल्क शुरू कर दूं, क्या करूं मैं जाके खाने बेचूं? गाना के दिल में जगह नहीं हाँ जी, दिल में तो देखिए ये कार्ड बेचारे के लिए आया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड होता है। दिल में बहुत ज्यादा जगह है, प्यार भी है, और जो आने वाली होगी ना उससे बेइंतहा प्यार करेंगे। क्वेश्चन मेरा ये आने वाली का मसला है, आने का तो 100% है। देखिए जितने मेरे रिलेशनशिप्स रहे हैं ना, सारे के सारे अभी भी मेरे साथ टच में हैं, सारे के सारे अभी भी मुझे मिस करते हैं। मैं जरा ये सवाल पूछूं, मसला पकड़ा गया, भाई मसला पकड़ा गया यहाँ से। नहीं एक सेकंड, अब जरा मुझे बोलने दें। ये आने वालियां तो नहीं है, बहुत सारियों को एक साथ आने की कोशिश कर रही हैं। अल्लाह 4 की तो है इजाजत, अल्लाह आपके मुंह में 4 की है। यार मेरा ख्याल है वो बता दीजिएगा जरा मुझे कि अभी देखिए जैसी इनकी ख्वाहिशें चल रही है ना, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? देखिए सबसे पहले आपने दोबारा नहीं है। अच्छा मैं चाह रहा हूँ तो है फिर कि दिखाए ना जरा। इनके लिए जो कार्ड है ना, थोड़ा पहला वाला थोड़ा सा मुश्किल वाला कार्ड है। किंग ये नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है, तलवार है, मुश्किलात हैं, आप ढूंढ रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके मुताबिक या आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक लड़की नहीं मिल पा रही है। जो होता है ना, कहते हैं कि शादी से रिलेटेड। अब 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि दिसंबर जनवरी तक आपकी शादी हो जानी। साल भी बता दें प्लीज। यही वाला अच्छा 2022 जो है तैयारी शुरू कर दें। तैयारी फुल है सर। बस कार्ड से बात चाहिए मेरे कार्ड में सिर्फ लड़की का नाम रहना, बाकी तैयारी आया के रखा हुआ लड़की का नाम बोल रहे हैं। इन्होंने बताया नो कॉन्फिडेंस जब इलेक्शन हो जाएगा तो आपकी शादी भी हो जाएगी। सुने जब इलेक्शन हो जाएगा तो शादी के अलावा मुझे आपके 3 बच्चे भी नजर आ रहे हैं। अलावा या शादी के साथ? मतलब शादी के साथ शादी नजर आ रही है। बेटा खैरियत से उठो, बैठो, आ रहे शादी भाई ये नेशनल टेलीविजन है। ज्यादा इनकी वाइफ स्ट्रांग है, मुझे तो दिख रहा है छोटा वाला बेटा है तुम्हारा। अच्छा इसकी शादी पहले हो जाएगी, इलेक्शन पहले हो जाएंगे या बच्चे नहीं, आपकी बच्चे तो बाद में शादी के साथ कह रहे ना, एक बीवी साथ आएगी, 3 बच्चों के साथ आएगी। आई डोंट माइंड दैट, भी तो अच्छा सवाब का काम है। मैं बच्चों वाली भी चलेगी इस तरीके से। अच्छा ये बताएं कि लव मैरिज है या अरेंज है? हाँ ये मैं बता, सब ये बता देंगे, तुमने क्या करना है? 3 बच्चे मैंने करने हैं। ये इसीलिए तो कुछ कर नहीं पा रहा है। बस सही है, वो हो गया। लव मैरिज है। बहुत लव। अरे यार वाह, अब बोले जो बोलना है। भाई काम करें आपके लिए। अब आप टॉस कर लें, अब आप टॉस कर लें कि 4 रुख वाला को सिक्का जो आप कर रहे हैं रिलेशनशिप में अभी भी साथ है, जो मैं आप कनेक्ट कर रहे थे, वहाँ टॉस कर लें, उसके बाद हो जाएगी और एक पर फोकस करें अभी फिलहाल। नहीं मेरा फोकस एक पे होता है एक वक्त पे, लेकिन उनका फोकस होता है। नहीं कुछ करो नहीं करो, अपनी हरकतें ठीक करो। देखिए जिनकी हरकतें ठीक नहीं है उनकी हो गई है, जिनकी ठीक है उनकी नहीं हो पा रही। 7 लड़कियां हैं, एक भी नहीं आ रही है, वैसे क्या प्रॉब्लम है?
मैंने 10 में ले आवांगा तू। नहीं हरकत बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक सिचुएशन है। हाँ सिचुएशन आ गई है बड़ी जबरदस्त थी और हम चाहेंगे कि आप आ जाएं, इरफान साहब, फहीम आ जाएं। मैं? हाँ जी। क्या सिचुएशन आ गई? दो खतरनाक। बस वही ड्रामे। अच्छा वैसे कैरेक्टर आपके तो खैर ऐसा कैरेक्टर हो सकता है, मेरा ख्याल है ऐसा एक कैरेक्टर कर लेते हैं कि आप बीवी का कैरेक्टर कर लें। नहीं आप वैसे बहुत अच्छा कर लेते हैं यार, होना चाहिए, अच्छा कर लेते हैं। और मियाँ का कैरेक्टर कर लेते हैं। अब आपने मियाँ साहब को पकड़ लिया है रंगे हाथों, रंगे हाथों, ये वाले हाथों, हाँ ये वाले हाथों, ये वही वाली मेरी ठीक नहीं है। अब इन्होंने अपने आप को बचाना है। आपने मुझे ये बीवी दिया, मेरा कार्ड निकालो। आपका कार्ड सारा खत्म हो गया है। मैं यही कह रहा हूँ, ये क्या हुआ है? जहां तक मेरे कार्ड में पड़ा था नाइट, वो वाला नाइट था जो तलवार लेके खड़ा है। ये कैसी काली सिया रात आ गई मेरे। फिलहाल ये अच्छा ये बीवी है। आए बेगम, जाएं। फिलहाल ये अवेलेबल है। आए बेगम, यहाँ फ्रंट पे है ना, फ्रंट जरा आगे आ जाए। इससे ज्यादा फ्रंट आना है। हाँ जी। आए जी बेगम, तो आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। बस बेगम, ये पश्तो फिल्म नहीं है, इधर है कैमरा। जी आप कल कहाँ गए थे? मैं ऑफिस गया था। किसकी ऑफिस? मैं अपने ऑफिस गया। मैंने आपको कॉल किया, आपने क्यों काट दिया? मैं मीटिंग में था। किसकी मीटिंग में? जिसके मैं ऑफिस गया था। किसके ऑफिस गए? अपने ऑफिस में तो मैंने फोन किया था, आप नहीं थे वहाँ पे। अपने ऑफिस में आपने फोन किया था, मेरे ऑफिस करना चाहिए था। मैंने आपके ही ऑफिस पे फोन किया था, आप मुझे ज्यादा ड्रामेबाजी ना दिखाएं, बताएं सीधी कहाँ गए थे आप? मैं दफ्तर में था, मीटिंग में था, इसलिए मेरा फोन साइलेंट था और मैं उठा नहीं सका। रात को 2 बजे कौन सी मीटिंग होती है? हमारे ऑफिस में होती है, यहाँ होटल भी है, आप रुक भी सकते हैं। किस चीज का ऑफिस है? ऑल एंटरटेनमेंट। हाँ वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे मैंने फोन किया, सेक्रेटरी साहिबा ने उठाया, उन्होंने बोला कि वो नहीं है। वो सेक्रेटरी नहीं थी, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैं वहीं था। आप वहाँ नहीं थे। मैं वहाँ था, मैं बाथरूम में था। मेरा मतलब है मैं किसके बाथरूम में? किसके बाथरूम में? भाई बाथरूम जो ऑफिस का बाथरूम। लेकिन आपके स्टूडियो पे तो बाथरूम नहीं है। तो कहाँ जाते हैं हमारे स्टूडियो वाले? आप घर से पैम्पर लेके जाते हैं। वो तो मैं लेके जाता हूँ, लेकिन मैं बच्चे के लिए लेके जाता हूँ। बच्चा आपका घर पे? मेरा बच्चा आपके घर पे, उनका इफ्तिखार तो वो घूम रहा ना, उसे पैम्पर ना पहना। अभी तो 3 हुए। उसके पैम्पर से आपका क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है इंसानियत। इंसानियत में आप बच्चे का पैम्पर चेंज करें, वो भी किसी और के? इंसानियत के लिए 2.5 करोड़ लोग निकल आए जलसे में, मैं पैम्पर नहीं बदल सकता। वैसे इतना रोबदार शोर है नहीं फहीम। आपने बताया क्या था? बोलती बात। अच्छा सिचुएशन चेंज, अब असली शोर असली शोर आया है। असली शोर आया जी। बीवी भी आ जाएगी। हाँ जी। जानू आप कहाँ गए थे रात को? बेगम मैं शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर। मैंने तुम्हारे साथ वफा नहीं की। तुमने उसके साथ भी नहीं की जिसके साथ तुम थे। उसका फोन आया था मेरे पास। एक मिनट भाई, कार्ड निकाले, मेरे साथ भी तो जबरदस्त भाई, जबरदस्त। अब ये दोनों की जो बेगमात है ना, वो ये सोच रही होंगी कि ये हो क्या रहा है। असल में मैंने जब देखा फहीम इतना रोबदार, मैंने कहा अच्छा ऐसा होता तो नहीं, बोलती नहीं। आपने कहा ही नहीं था असली शौहर बनना है, आपने कहा शौहर बनना है। हमने कहा अच्छा एक्टिंग वाला ना, फिर सही है। क्योंकि हमारे जो ड्रामे हैं ज्यादातर वो मादरत के साथ वह शौहर फिरौन है। हाँ। और फिरौन वक्त आता है घर में जब शौहर की एंट्री होती है तो मैं वो वाला शौहर बना था। हालांकि आप तो बिल्कुल ही वैसे फहीम भाई, ये आप लोगों ने इतनी अच्छी एक्टिंग की नहीं, ये तो नॉर्मल है आप लोगों। हाँ ये नॉर्मल है। अक्सर शौहर पकड़े ही जाते हैं। ये तो घर के रोज के ताल्लुकात है ना। हमारे पे थाने में अक्सर ये आते हैं कि सर फटे हुए शौहर, टांग टूटे हुए शौहर, अच्छा हाथ टूटे हुए शौहर। अच्छा हाथ टूटे हुए। हाँ माशाल्लाह। अच्छा देखिए भैया, जब उड़ता हुआ बेलन किचन से आगे लगता है तो हाथ टूट जाता है। प्रेशर कुकर का ढकना भी तजुर्बा लग रहा है अक्सर। अब देखिए पबजी वालों ने क्यों फ्राई पैन यूज किया है, इंस्पिरेशन क्या है उनकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है बेगम का किचन। वहां से फ्राइंग पैन आता है। हाथ तो असेंबली में भी टूट जाता है। हाथ किसमें? असेंबली में। अरे बिल्कुल वो तो टूटा हुआ हाथ के ऊपर आ जाती है। वो ज्यादती है, वो पंजाब असेंबली के अंदर बड़ी ज्यादती है। तो आज सब कुछ हुआ है सेट में, तुम बता नहीं रहे हो जिस तरह की बातें आ रही है। घुटना तोड़ा ऐसे नहीं बोल रहा। शादी नहीं हो रही, कुछ हुआ है। अल्लाह खैर करे, बस दुआ करे सब कुछ सेट हो जाए, अच्छे डॉक्टर का नंबर भी मिल जाए। अच्छा एक चीज मैं तारिक भाई आपसे जानना चाहूंगा, अब चौधरी असलम साहब का जो कैरेक्टर वो बड़ा ना रोब वाला था, लोगों का खौफ डर, एक वो पुलिस वाले उनका कैरेक्टर ही ऐसा था। अब उस
फिल्म में भी क्या इसी तरह से नेहा तारिक साहब बताया कि वैसा ही और फिर एनकाउंटर और वो नहीं सर, असल में पता है क्या, हमारे पास तकरीबन पाकिस्तान में ना 3.5 लाख पुलिस वाला है और वो पुलिस वाला जो है वो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, कराची के नहीं है, बाकी पूरे शहरों में भी है। तो ये फिल्म बनाने का असली मकसद ये भी था कि लोग सिर्फ पुलिस वाले को इतना ही जानते हैं कि जितना आप लोग जानते हो असलम को, कि लियारी में खड़ा है, बंदूक लेके घूम रहा है, तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, लोगों को पुकार रहा है, चीखें मार रहा है। अब लोगों को नहीं पता वो घर में कैसा था, उसके बच्चों के साथ कैसा था, उन दोस्तों के साथ कैसा था। इस फिल्म में ये सारी चीज़ें हैं, उसका घर दिखाया है, बीवी दिखाई है, बच्चे दिखाएं, तो वो लोगों को एक नई चीज़ पता लगेगी कि चौधरी का ये भी दुनिया थी। अब तो लोग यही समझ रहे हैं लियारी में बंदूक लेके घूम रहा है तो ये चौधरी है। ऐसा नहीं था, चौधरी एक इंसान था, उसकी ज़िंदगी भी थी, बच्चे भी थे और पकड़ा भी गया था। मतलब ये होता है, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो ये और यही पोर्ट्रे किया गया है मूवी में भी। हाँ, पूरी प्रॉपर सारा बताया है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है, सारे उसकी प्ले करी ना चौधरी साहब की वाइफ। ओके जी फरमाइश आई है आपके लिए, जी डायलॉग कोई जो आपने बोला हो, कोई याद हो, कोई ऐसा आपका फेवरेट हो सकता है वो डायलॉग? ये चौधरी का? जी हाँ, चौधरी में तो बड़े डायलॉग हैं। कोई फेवरेट डायलॉग बोल उसी कैरेक्टर में जाके, वो चौधरी की वो जब फील आती है ना, जो आवाज भी वही बन जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। ये सोलो आपका, उसमें ये है कि तुमने शेर के मुंह में हाथ डाला है, उतर के आओ पहाड़ों से, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या असर करता हूँ। तुम्हारी ये जबान जो है ना मैं गद्दे से खींच लूंगा। मेरा नाम चौधरी है। क्या जबरदस्त। चौधरी साहब की ये आवाज उनकी इस तरह थी। उनकी ये मुझे ऐसा लग रहा है कि डायलॉग उस वक्त के बाद था जब उनके घर पे ग्रेनेड फेंके गए थे। बिल्कुल, क्योंकि पहाड़ों पर जो उन्होंने ललकारा था वो नहीं ललकारा था। बिल्कुल, जब घर पे धमाका हुआ था बाहर निकल। चौधरी साहब से कनेक्टेड बहुत सारी स्टोरीज है। देखिए मजे की बात है, वो चौधरी नहीं था। हाँ, वो चौधरी नहीं था, ही वाज असलम खान। और पुलिस की कराची की नौकरी ने उसको चौधरी बना दिया। टाइटल, क्योंकि उनका एक रोब दबदबा, एक पर्सनैलिटी चौधरी वाली थी। तो चौधरी एक टाइटल है जो कि उन्हें मिला है, उनका नाम नहीं है। और वो बहुत जो है ना डाउन टू अर्थ इंसान था। ऐसा ही है। अपनी पूरी लाइफ में मैंने हजारों पुलिस वाले देखे, इतना बहादुर पुलिस वाला मैंने। अच्छा, क्योंकि फिर आपकी इमोशनल फीलिंग भी इस मूवी के साथ वैसी आ गई होंगी। बिल्कुल जाहिर है, लेकिन मैं इतना बहादुर था वो, इतना दिलेर था वो आदमी के उसके ऊपर 17 अटैक हुए टोटल। और उसके साथ जितने गनमैन थे ना वक्तन वक्तन सारे मारे गए। वो बच जाता था, अल्लाह की शान थी, कुदरत थी। 18वां अटैक। तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी थी कि उसने फिर भी कभी बुलेट प्रूफ नहीं पहनी, कभी बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं रखी। और मतलब वो बिल्कुल ऐसे अंधा दिलेर इंसान था। बहुत कम होता है। और वो अल्लाह ताला ने उसको पता नहीं आखिर तक रखा इसलिए था। मेरे हिसाब से तो उसके ऊपर जितने अटैक हुए थे उसको तो बहुत पहले शहीद हो जाना चाहिए, लेकिन वो अल्लाह का कोई काम लेना था अल्लाह ने। फिर दहशतगर्द 450 तो उनके जो हैं पुलिस मुकाबले हैं जो FIR में एनकाउंटर की तरह। एनकाउंटर 450 एनकाउंटर पहले भी उन्होंने 5 बंदूक का एनकाउंटर किया था। और 450 एनकाउंटर है उनके। और खुद जख्मी भी काफ़ी दफ़ा हुए और उनके साथ वाले बहुत शहीद हुए। सारे SHO तकरीबन 90% SHO शहीद हो गए उनके साथ। बिल्कुल सही बात है। और ये इसके लिए मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि ये फिल्म बना के बड़ा एहसान किया है पाकिस्तान पे, सीरियसली, कि हम लोग अपने असली हीरो को पहचाने। उनके लिए मतलब होता है कि यार गए ठीक है, कौन जानना चाहता है, खबर बन के रह जाती है। ये बहुत अच्छी बात की है कि जरूरी है, जो बात मैंने भी की थी कि हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए बिल्कुल कि हमारे मुल्क के असल हीरोज कौन है और उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल थी। बिल्कुल, ये और ये काम इस फिल्म में भी देखने में आया। वक्त भी खत्म हो रहा है। वैसे तो हम राहत फ़तेह अली खान की कवाली सुनेंगे जब ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन आपने राहत साहब की बात की है तो आप जरा कुछ सुनाए। लेकिन उससे पहले गुड लक, आप बहुत सारी बेस्ट विशेस आप सब लोगों के लिए, बहुत कामयाबी मिले और फिर आप इस तरह की अच्छी और बायोपिक टाइप इस तरह की मैसेज जो बहुत स्ट्रॉन्ग आप बिल्कुल आप ओपनिंग पे मिलेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, ज़ैन क्या सुनाएंगे? और आज की दिल तो नहीं कर रहा, बहुत सी बातें हैं और खास तौर पर जो हमारे साथ हमारे बड़े बड़े फनकार मौजूद हैं। दोबारा बैठेंगे, क्लोजिंग कर लें उसके बाद, वरना अगले प्रोग्राम वाले इंतजार कर रहे हैं और वो भी न्यूज़ बुलेटिन वाले। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बस ख्याल रखिएगा अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, ईद की खुशियों को तभी आप दोबारा कर सकते हैं, अपनी भी और उन लोगों की भी, ताकि उनका आप ख्याल रख सकें। और
हमें यहाँ पर इजाजत चाहिए, लेकिन हमारे सारे मेहमानों को ईद मुबारक और सब मिलके बोलेंगे ईद मुबारक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।